वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। हाँ जी, करें स्टार्ट। आज की क्लास में हम क्या डिस्कस करेंगे, जो भी अमेंडमेंट्स आई हैं किसके लिए, मई 21 में जो भी अमेंडमेंट्स आई हैं आज की क्लास में हम उसको डिस्कस करेंगे। देखो क्या था, अब आपका आरटीपी आया, क्या आया, आरटीपी आया, तो स्टूडेंट्स के माइंड में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो गई, क्योंकि अगर आप ओल्ड का आरटीपी देखोगे तो इन्होंने 12 चैप्टर्स में अपडेशन दिखा दिए, और अगर आप न्यू का आरटीपी देखोगे तो इसमें 4 चैप्टर्स में क्या दिखा दिए, अपडेशन चेंजेस दिखा दिए गए हैं। तो स्टूडेंट्स के माइंड में आया कि मैम ये चैप्टर्स अमेंड हो गए, कितने चेंजेस हैं, क्या है, ज्यादा चेंजेस नहीं है। क्लियर कर देती हूँ कि चेंजेस माइन्यूट हैं, चेंजेस नहीं है, ये चेंजेस पहले ही हो चुके थे। अब मैं एज्यूम कर रही हूँ जैन तक आपने सभी अमेंडमेंट्स कर ली हैं, जो भी अमेंडमेंट जैन तक एप्लीकेबल थी वो सभी अमेंडमेंट्स आप कर चुके हो। इस क्लास में मैं कौन सी अमेंडमेंट्स डिस्कस करूंगी, जो जैन के बाद आई हैं और जो किसके लिए एप्लीकेबल है, मई 21 के लिए एप्लीकेबल है। मैं उन अमेंडमेंट्स को डिस्कस करूंगी, उन अमेंडमेंट्स को डिस्कस करूंगी। अब आते हैं, मैं आपको सिनेरियो क्लियर करती हूं कि सबसे पहले क्या आया था। जब पहले नोटिफिकेशन आई थी, आपका मॉड्यूल अमेंड हुआ था, तब बोला था कि आपको कारो 2020 एप्लीकेबल है। क्या एप्लीकेबल है, कारो 2020 एप्लीकेबल है। एंड लेटर ऑन बाय एन अनाउंसमेंट एंड बाय एन नोटिफिकेशन क्या कह दिया गया कि मई 20 जो स्टूडेंट्स मई 21 में अटेम्प्ट हो रहे हैं उनको कारो 2016 उनके लिए एप्लीकेबल है, उनको कारो 2020 नहीं पढ़ना। अब क्या हुआ था, और ये वाली क्लास, ये वाली अमेंडमेंट क्लासेस एप्लीकेबल फॉर न्यू एज वेल एज ओल्ड सिलेबस। ये न्यू सिलेबस वालों के लिए भी एप्लीकेबल है ये अमेंडमेंट्स, और ओल्ड सिलेबस वालों के लिए भी एप्लीकेबल है। अब मैं आपको सिनेरियो क्लियर करती हूँ कि इन्होंने चैप्टर्स में ऐसे कैसे अमेंडमेंट्स दिखाई हैं। दिखना, न्यू वालों के लिए पहले मैं डिस्कस करती हूँ। न्यू वालों का मई 20 के बाद मई 21 में मॉड्यूल को अपडेट किया गया। क्या किया गया, मॉड्यूल को अपडेट किया गया। और जब मॉड्यूल को अपडेट किया गया तो उसमें किसके प्रोविजंस डाल दिए गए, कारो 2020 के प्रोविजंस डाल दिए गए। और तब तक यही था कि कारो 2020 एप्लीकेबल है। लेटर और नोटिफिकेशन दी गई कि आपके ऊपर मई 21 में जो अपीयर हो रहे हैं उनके ऊपर क्या एप्लीकेबल है, कारो 2016। तो अपडेट्स किए गए चैप्टर्स को, क्या किया गया, अपडेट्स किए गए। जहां भी प्रोविजन कारो 2020 के मॉड्यूल में डाल दिए थे, अब उनको रिप्लेस कर दिया है कारो 2016 के प्रोविजन से। तो ये अपडेशंस जो आरटीपी के चैप्टर्स में दी गई हैं वो जनरली कारो की वजह से अपडेशंस आई हैं। लेकिन जब आपका मई 20 और मई 21 में मॉड्यूल अपडेट किया था, मई 21 में मॉड्यूल अपडेट किया था, इसमें कुछ चैप्टर्स में, कुछ टॉपिक्स में एडिशंस की गई थी और कुछ डिलीशंस की गई थी। वो हमें करनी है, वो हमारे लिए एप्लीकेबल है। और अगर मैं बात करूं ओल्ड वालों का जो मॉड्यूल है वो जैन 17 के बाद अपडेट नहीं हुआ था। तो जैन के बाद मई 21 तक जितनी भी अमेंडमेंट्स थी उनको इनकॉर्पोरेट कर दिया गया। और आपको क्या प्रोवाइड कर दिए गए हैं, अपडेटेड चैप्टर्स। आपको क्या प्रोवाइड कर दिए गए, अपडेटेड चैप्टर्स। और जैन तक की सभी अमेंडमेंट्स मैं एज्यूम कर रही हूं आप कर चुके हो। अब हम डिस्कस करते हैं कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना। देखो, कुछ चैप्टर्स में तो क्या है, मेजर चेंजेस है, और कुछ चैप्टर्स में क्या है, माइनर चेंजेस है। कुछ चैप्टर्स में माइनर चेंजेस है और कुछ चैप्टर्स में माइन्यूट चेंजेस हैं और कुछ में मेजर चेंजेस हैं। अब डिस्कस करते हैं कि कौन से चैप्टर्स में मेजर चेंजेस हैं और कौन से चैप्टर्स में माइन्यूट चेंजेस हैं। पहले तो आपको पढ़ना क्या है, कारो 2016 पढ़ना है। जो स्टूडेंट्स मई 21 में अपीयर हो रहे हैं उनको कारो 2016 पढ़ना है, कारो 2020 आपके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है। अब हम डिस्कस करते हैं कौन से चैप्टर्स में क्या है, मेजर चेंजेस हैं और कौन से चैप्टर्स में माइनर चेंजेस हैं। कौन से चैप्टर्स में माइनर चेंजेस हैं, प्रोफेशनल एथिक्स में मेजर चेंजेस हैं। किसमें मेजर चेंजेस हैं, आपके प्रोफेशनल एथिक्स चैप्टर्स में मेजर चेंजेस हैं, क्योंकि आपके ऊपर क्या एप्लीकेबल है, कोड ऑफ एथिक्स 2020। क्या एप्लीकेबल है, कोड ऑफ एथिक्स 2020। और चाहे आप न्यू के हो चाहे आप ओल्ड के हो, आपको क्या पढ़ना है, कोड ऑफ एथिक्स 2020। तो आपके प्रोफेशनल एथिक्स के चैप्टर में क्या है, मेजर चेंजेस है। और दूसरा, आपके पीयर रिव्यू चैप्टर में क्या है, मेजर चेंजेस है, क्योंकि क्या रिवाइज हो गई है पीयर रिव्यू स्टेटमेंट ऑन पीयर रिव्यू रिवाइज हो चुकी है। आपको क्या पढ़नी है, रिवाइज्ड स्टेटमेंट ऑन पीयर रिव्यू। क्या पढ़नी है, रिवाइज स्टेटमेंट ऑन पीयर रिव्यू, जिसकी वजह से मेजर चेंजेस आ गए हैं पीयर रिव्यू चैप्टर्स में। और ये ओल्ड वालों को भी पढ़नी है और न्यू वालों को भी पढ़नी है। और एक आपके किस में चेंजेस आ गए, क्वालिटी रिव्यू चैप्टर में चेंजेस आ गए हैं। किस में चेंजेस आ गए हैं, क्वालिटी रिव्यू चैप्टर्स में चेंजेस आ गए हैं। और क्वालिटी रिव्यू के चेंजेस
सिर्फ और सिर्फ किसके लिए एप्लीकेबल है? सिर्फ और सिर्फ न्यू स्टूडेंट्स वालों के लिए एप्लीकेबल है, न्यू सिलेबस वालों के लिए एप्लीकेबल है। और प्रोफेशनल एथिक्स और पीयर रिव्यू की क्लासेस मैं यूट्यूब पे, अमेंडमेंट क्लासेस मैं यूट्यूब पे अपलोड कर चुकी हूँ। आपको 3 पार्ट मिलेंगे, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। पार्ट 1 में मैंने डिस्कस किया है वॉल्यूम 1 ऑफ प्रोफेशनल एथिक्स, वॉल्यूम 1 ऑफ कोड ऑफ एथिक्स, और पार्ट 2 में डिस्कस किया है वॉल्यूम 2 ऑफ कोड ऑफ एथिक्स, और पार्ट 3 में पीयर रिव्यू के अमेंडमेंट्स को डिस्कस किया गया है। और क्वालिटी रिव्यू की क्लास में आपको एज सून एज यूट्यूब पे प्रोवाइड कर दूंगी। जो क्वालिटी रिव्यू में अमेंडमेंट्स है एज सून एज मैं आपको यूट्यूब पे प्रोवाइड कर दूंगी। इनको छोड़कर सभी चैप्टर्स में, अदर चैप्टर्स में क्या है? मिसलेनियस चेंजेस हैं। अदर चैप्टर्स में क्या है? मिसलेनियस चेंजेस हैं। फॉर एग्जांपल यार कंपनीज एक्ट हो गया, आपका फिस्कल लॉ हो गया, आपका फिस्कल लॉ हो गया, आपका कंपनीज एक्ट हो गया, आपका रिस्क असेसमेंट एंड इंटरनल कंट्रोल चैप्टर 3 हो गया, चैप्टर 1 हो गया, इंटरनल ऑडिट हो गया, मैनेजमेंट एंड ऑपरेशनल ऑडिट, ड्यू डिलिजेंस, इन सब में क्या है? बिल्कुल और बिल्कुल माइनर चेंजेस हैं। और कुछ टॉपिक्स तो इसमें क्या कर दिए गए हैं? एडिशंस कर दिए गए हैं, कुछ न्यू टॉपिक्स इनकॉर्पोरेट कर दिए गए हैं, और कुछ टॉपिक्स को क्या कर दिया गया है? चेंज कर दिया गया है, मतलब कुछ टॉपिक्स को रिप्लेस कर दिया गया है। फॉर एग्जांपल आपका चैप्टर 3 में एक टॉपिक है रिस्क बेस्ड ऑडिट, जो पहले टॉपिक था उसको डिलीट कर दिया गया और उसकी जगह पर एक न्यू टॉपिक इनकॉर्पोरेट कर दिया गया है। तो कुछ टॉपिक्स में एडिशंस है और कुछ टॉपिक्स में चेंजेस हैं। इसके अप्रॉक्स 20 पेजेस के नोट्स हैं। कितने पेजेस के नोट्स हैं? 20 पेजेस के नोट्स हैं, जिसको हम कवर करेंगे, जिसको हम आज कवर करेंगे। ये वाली तो मैं आपको अमेंडमेंट्स प्रोवाइड कर चुकी हूँ। इनके रिमेनिंग अदर चैप्टर्स में जो भी चेंजेस हैं आज की क्लास में हम उसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आ जाते हैं हमारे चैप्टर 1, और मैं सिर्फ वही अमेंडमेंट्स कवर करूंगी जो जैन 21 के बाद आई हैं और जो मई 21 के लिए एप्लीकेबल है, क्योंकि जैन 21 के अमेंडमेंट्स हम अपनी नॉर्मल क्लासेस में ही कवर कर चुके हैं, नॉर्मल क्लासेस में ही कवर कर चुके हैं। अब हम करते हैं अपने चैप्टर 1 के अमेंडमेंट्स। अब ध्यान से सुनना, ये जो अमेंडमेंट्स है ये आप सेल्फ भी कर सकते हो, तो मैं आपको ये अमेंडमेंट्स को डिटेल में करवाने वाली नहीं हूँ। मैं आपको सिर्फ इन अमेंडमेंट्स का क्या दूंगी? ओवरव्यू दूंगी, और आप इसको एक बार रीड करोगे तो आपको इजीली समझ आ जाएगा। अब हम कौन सी अमेंडमेंट्स कर रहे हैं? अब हम अपने चैप्टर 1 के अमेंडमेंट्स कर रहे हैं। कौन सी अमेंडमेंट्स कर रहे हैं? अपने चैप्टर 1 के अमेंडमेंट्स कर रहे हैं। चैप्टर 1 में 3 टॉपिक्स में अमेंडमेंट्स आई थी। चैप्टर 1 में कितने टॉपिक्स में अमेंडमेंट्स आई हैं? 3 टॉपिक्स में अमेंडमेंट्स आई हैं। एक तो लिंकेज, एक तो क्या है? लिंकेज बिटवीन एसेज एंड डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग, लिंकेज बिटवीन एसेज एंड डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स। और दूसरा अथॉरिटी अटैच टू द डॉक्यूमेंट इशूड बाय द इंस्टीट्यूट, अथॉरिटी अटैच टू डॉक्यूमेंट्स इशूड बाय इंस्टीट्यूट। और तीसरी आपकी किसमें अमेंडमेंट आई है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो मुझे लगता है फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इस पे क्वेश्चन बनता है, रिलेशनशिप बिटवीन की ऑडिट मैटर एंड एम्फेसिस ऑफ मैटर, रिलेशनशिप बिटवीन की ऑडिट मैटर एंड एम्फेसिस ऑफ मैटर। जनरली ये आपके ऑडिट रिपोर्ट का एक चैप्टर होता है, उसमें ये इंक्लूजन किया गया है, एक टॉपिक को इंक्लूड किया गया है, बट मैं इसको अपनी नॉर्मल क्लासेस में चैप्टर 1 में करवाती हूँ, तो मैं इसको यही चैप्टर 1 में ही डिस्कस करूंगी। रिलेशनशिप बिटवीन की ऑडिट मैटर एंड एम्फेसिस ऑफ मैटर। और जो ये 2 टॉपिक्स हैं ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, थ्योरेटिकल टॉपिक्स को इंक्लूड किया है चैप्टर 1 में, तो इसकी तो सिर्फ हमें एक बार ही गो थ्रू करना है, सिर्फ इसकी रीडिंग लेनी है, लेकिन इस टॉपिक को हमें एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना है। रिलेशनशिप बिटवीन की ऑडिट मैटर एंड एम्फेसिस ऑफ मैटर। तो फटाफट मैं आपको क्विकली जो इंपॉर्टेंट टॉपिक ने उसको सिर्फ रीड करवाती हूँ। लिंकेज बिटवीन स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग एंड डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग, एंड डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग। ध्यान से सुनना क्या है? देखो जो एसेज हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं, स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग रिप्रेजेंट करते हैं, क्या रिप्रेजेंट करते हैं? जर्नली एक्सेप्टेड ऑडिट प्रोसीजर्स। क्या रिप्रेजेंट करते हैं? जर्नली एक्सेप्टेड ऑडिट प्रोसीजर, जर्नली एक्सेप्टेड ऑडिट प्रोसीजर। ए सीए इन प्रैक्टिस जब भी ऑडिट करेगा तो उसको किसको ऑडिट को कैसे परफॉर्म करना है? ऑडिट को परफॉर्म करना है इन अकॉर्डेंस विद स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग एंड स्टेटमेंट इशूड बाय द इंस्टीट्यूट। देखो स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग ही जनरली एक्सेप्टेड ऑडिट प्रोसीजर्स हैं, तो जब भी ऑडिटर क्या परफॉर्म करेगा? ऑडिट परफॉर्म करेगा, तो उसको किसको फॉलो करना है? ऑडिट शैल बी परफॉर्म्ड इन अकॉर्डेंस विद द स्टैंडर्ड्स ऑन इशू, स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग एंड स्टेटमेंट्स इशूड बाय द इंस्टीट्यूट। और अगर उसने ऑडिट को इन अकॉर्डेंस विद ऐसे परफॉर्म नहीं किया, ऑडिट को इन अकॉर्डेंस विद ऐसे परफॉर्म
नहीं किया, इन अकॉर्डेंस विद एसे परफॉर्म नहीं किया, और उसको इस डिपार्चर को अपनी रिपोर्ट में, डिपार्चर ऑफ अटेंशन, डिपार्चर अबाउट द अटेंशन की उसको अपनी रिपोर्ट में बताना था। अपनी रिपोर्ट में उसको क्या बताना था? डिपार्चर बताना था। रिपोर्ट में क्या करना था? इनवाइट अटेंशन टू द मटेरियल डिपार्चर, उसको डिपार्चर का अपनी रिपोर्ट में अटेंशन देनी थी। अगर उसने डिपार्चर की अटेंशन अपनी रिपोर्ट में नहीं दी और उसने एसएस के हिसाब से ऑडिट को परफॉर्म नहीं किया, तो इंस्टीट्यूट उसके अगेंस्ट क्या लेगा? डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग लेगा। क्या करेगा? उसके अगेंस्ट डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग करेगा। इसको हम पढ़ते हैं क्लॉज 5, क्लॉज 7, क्लॉज 5, क्लॉज 7 एंड क्लॉज 9 ऑफ पार्ट 1 ऑफ सेकंड शेड्यूल। दोबारा से, क्लॉज 5, क्लॉज 7, क्लॉज 9 ऑफ पार्ट 1 ऑफ सेकंड शेड्यूल। अगर आपको याद हो क्लॉज 5 क्या था? इट्स ये इन प्रैक्टिस इज डीम्ड टू बी गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट इफ ही फेल्स टू डिस्क्लोज, इफ ही फेल्स टू डिस्क्लोज मटेरियल फैक्ट नोन टू him, material fact known to him not disclosed in financial statement। अगर एक सीएन प्रैक्टिस को कोई मटेरियल फैक्ट पता था और जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोज नहीं था और ऑडिटर ने भी डिस्क्लोज नहीं किया, तो उसे गिल्टी मान लिया जाएगा। इस सीएन क्लॉज 7, इस सीएन प्रैक्टिस इज डीम्ड टू बी गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट इफ ही डू नॉट एक्सरसाइज ड्यू डिलिजेंस और एक्ट ग्रॉस नेग्लिजेंटली। अगर उसने ड्यू डिलिजेंस से काम नहीं किया, ड्यू डिलिजेंस एक्सरसाइज नहीं की और उसने ग्रॉस नेग्लिजेंटली काम किया, जितना उससे एक्सपेक्ट किया जाता था उसने उतना वर्क नहीं किया, उसने उतनी प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म नहीं लगाई। क्लोज 9, फेल्स टू इनवाइट अटेंशन टू मटेरियल डिपार्चर फ्रॉम जनरली एक्सेप्टेड ऑडिट प्रोसीजर्स। अगर उसने गैप से डिपार्ट किया और उसने गैप से डिपार्ट को रिपोर्ट नहीं किया, गैप से को रिपोर्ट नहीं किया, तो उसको गिल्टी मान लिया जाएगा। तो अगर कोई सीए इन प्रैक्टिस ऐसे को फॉलो नहीं करता ड्यूरिंग द ऑडिट और वो डिपार्चर का भी रिपोर्ट में नहीं बताता, तो इंस्टीट्यूट उसके अगेंस्ट क्या लेगा? डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग। एसएस क्या रिप्रेजेंट करते हैं? जनरली एक्सेप्टेड ऑडिट प्रोसीजर। मेंबर हु डज नॉट परफॉर्म हिज ऑडिट इन अकॉर्डेंस विद दीज स्टेटमेंट्स एंड फेल्स टू डिस्क्लोज द मटेरियल डिपार्चर बिकम लायबल टू द डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग ऑफ द इंस्टीट्यूट। क्लोज 5, क्लोज 7, क्लोज 9 ऑफ द पार्ट 1 ऑफ सेकंड शेड्यूल। आप इसको एक बार क्या कर लेना, रीड कर लेना। अब आ जाओ, अथॉरिटीज अटैच्ड टू द डॉक्यूमेंट्स इश्यूड बाय द इंस्टीट्यूट। Authorities attached to the documents issued by institute। देखो, इंस्टीट्यूट टाइम टू टाइम क्या इश्यू करता रहता है? स्टेटमेंट्स एंड गाइडेंस नोट इश्यू करता रहता है। क्या इश्यू करता रहता है? स्टेटमेंट्स एंड गाइडेंस नोट इश्यू करता रहता है। एक है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, एक है ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस स्टैंडर्ड बोर्ड है। एक है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, एक है ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस स्टैंडर्ड बोर्ड। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड क्या इश्यू करता है? एएस। जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड है वो क्या इश्यू करता रहता है टाइम टू टाइम? एएस। और जो ऑडिटिंग एंड इंश्योरेंस स्टैंडर्ड बोर्ड है वो क्या इश्यू करता रहता है? एसएस इश्यू करता रहता है। सभी प्रोफेशनल अकाउंटेंट्स को इन स्टैंडर्ड्स का, स्टेटमेंट्स का, गाइडेंस नोट का, इन स्टैंडर्ड्स का, इन स्टेटमेंट्स का, इन गाइडेंस नोट को क्या करना होता है? फॉलो करना होता है। सभी प्रोफेशनल अकाउंटेंट्स को इन स्टैंडर्ड्स का, स्टेटमेंट्स का, गाइडेंस नोट को क्या करना होता है? फॉलो करना होता है। और कभी भी अगर वो स्टैंडर्ड से, स्टेटमेंट से या फिर गाइडेंस नोट से क्या किया? डिपार्ट किया। अगर उन्होंने कभी भी स्टैंडर्ड से, स्टेटमेंट से या फिर गाइडेंस नोट से क्या किया? डिपार्ट किया, तो उनको अपने ऑब्जेक्टिव पर्पस को अचीव करने के लिए, पर्पस ऑफ द प्रोसीजर को अचीव करने के लिए उन्होंने क्या ऑल्टरनेट प्रोसीजर्स किए? फॉर एग्जांपल, अगर ऑडिटर एसए से कंप्लाई नहीं कर पाया, अगर एक ऑडिटर एसए में जो प्रोसीजर दिए थे वो रेलिवेंट रिक्वायरमेंट से कंप्लाई नहीं कर पाया, तो उसको क्या परफॉर्म करने पड़ेंगे? उसको ऑल्टरनेट प्रोसीजर परफॉर्म करने पड़ेंगे ताकि उसका ऑब्जेक्टिव अचीव हो जाए, ताकि उसका पर्पस ऑफ द प्रोसीजर अचीव हो जाए। जो रेलिवेंट रिक्वायरमेंट एसए में दी थी, अगर एक ऑडिटर उस रिक्वायरमेंट से कंप्लाई नहीं कर पाया, मतलब उसने क्या किया? डिपार्ट किया, तो उसके ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए, पर्पस को अचीव करने के लिए उसको ऑल्टरनेट प्रोसीजर्स करने पड़ेंगे। क्या करने पड़ेंगे? ऑल्टरनेट प्रोसीजर करने पड़ेंगे। अगर वो ऑल्टरनेट प्रोसीजर्स कर लिए उसको, तो उसको ऑल्टरनेट प्रोसीजर को डॉक्यूमेंट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? डॉक्यूमेंट करना पड़ेगा अलोंग विद रीजंस। और इस डिपार्चर को उसको अटेंशन देनी पड़ेगी, अपनी रिपोर्ट में क्या देनी पड़ेगी? अटेंशन टू द डिपार्चर। अपनी रिपोर्ट में उसको बताना पड़ेगा कि उसने डिपार्ट किया, तो अटेंशन टू द डिपार्चर, अटेंशन अबाउट द मटेरियल डिपार्चर, अटेंशन अबाउट द मटेरियल डिपार्चर, उसको अपनी रिपोर्ट में बताना पड़ेगा कि उसने डिपार्ट किया, फॉर एग्जांपल, एक
सीए ने, एक सीए इन प्रैक्टिस ने ऑडिट को ऐसे के हिसाब से फॉलो नहीं किया, एक सीए ने ऑडिट को ऐसे के हिसाब से फॉलो नहीं किया, एक ऑडिट को ऐसे के हिसाब से परफॉर्म नहीं किया, और उसने ऑडिट रिपोर्ट में लिख दिया कि उसने ऐसे से कंप्लाई नहीं किया, उसने ऐसे से क्या किया, डिपार्ट किया, मतलब उसने डिस्क्लोजर दे दिया अबाउट द डिपार्चर, उसने अपनी ऑडिट रिपोर्ट में बता दिया कि उसने ऐसे से क्या किया, डिपार्ट किया। सिर्फ रिपोर्ट में बता देने से वो अपनी जिम्मेवारियों से मुक्त नहीं होगा, वो अपनी जिम्मेवारियों से मुक्त नहीं होगा, उसको एप्लीकेबल स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना था, एप्लीकेबल स्टैंडर्ड स्टेटमेंट्स गाइडेंस नोट को फॉलो करना था। अगर सिर्फ रिपोर्ट में डिस्क्लोज करने से वो अपनी जिम्मेवारियों से मुक्त नहीं होता, फॉर एग्जांपल मर्डर कर दिया एक पर्सन ने और उसने बता दिया कोर्ट में कि हाँ मैंने मर्डर किया है, हाँ मैंने मर्डर किया, क्या आपको सजा नहीं होगी? अगर आप विदाउट एनी रीजन, विदाउट एनी जस्टिफाइड रीजन कभी भी स्टैंडर्ड स्टेटमेंट से डिपार्ट करते हो, सिर्फ रिपोर्ट में बता देने से आप मुक्त नहीं होगे, आपके अगेंस्ट प्रोसीडिंग्स होंगी, आपके अगेंस्ट प्रोसीडिंग्स होंगी। अब आते हैं, फटाफट पढ़ते हैं। इंस्टीट्यूट टाइम टू टाइम स्टेटमेंट्स गाइडेंस नोट इशू करता रहता है। विद द फॉर्मेशन ऑफ एएसबी एंड ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस स्टैंडर्ड बोर्ड, एएस एंड स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग हैव आल्सो बीन इश्यूड। द लेवल ऑफ अथॉरिटी अटैच्ड टू दिस document and degree of compliance required in respect of these have been explained by the institute through its various announcement कि किसको फॉलो करना मैंडेटरी है, किसको फॉलो करना मैंडेटरी नहीं है, ये टाइम टू टाइम इशू इंस्टीट्यूट अपनी अनाउंसमेंट्स में बताता रहता है। स्टैंडर्ड स्टेटमेंट्स का कंप्लायंस क्या होता है, मैंडेटरी होता है, और गाइडेंस नोट का रिकमेंडेटरी होता है। गाइडेंस नोट का क्या होता है, रिकमेंडेटरी होता है। सभी प्रोफेशनल अकाउंटेंट्स को किसका, स्टैंडर्ड्स का, स्टेटमेंट्स का, क्लैरिफिकेशंस को फॉलो करना होता है। द नीड फॉर प्रोफेशनल अकाउंटेंट, अगर वो डिपार्ट करता है फ्रॉम द रेलिवेंट requirement is expected to arise where the requirement is for a specific procedure to be performed and in the specific circumstances the procedures would be ineffective। अगर वो रिक्वायरमेंट से डिपार्ट करता है, जनरली ये कब डिपार्ट करेगा, जब जो प्रोसीजर्स एसएस में दिए हुए हैं, स्टैंडर्ड्स में दिए हुए हैं, स्टेटमेंट्स में दिए हुए हैं, अगर वो प्रोसीजर्स इनइफेक्टिव हैं, इन दैट सिचुएशन, इन वो ऐसे सर्कमस्टांसेस हैं कि वो प्रोसीजर इफेक्टिव नहीं है, तब वो ऐसे सिचुएशन में डिपार्ट कर सकता है। लेकिन जब भी वो डिपार्ट करेगा, has not been able to perform an engagement procedure in accordance with standards, तो उसने क्या alternate procedure की उसको डॉक्यूमेंट करना पड़ेगा along with the reasons, और वो अपनी रिपोर्ट में बताएगा कि उसने डिपार्चर किया। लेकिन सिर्फ डिस्क्लोजर दे देने से वो अपनी जिम्मेवारियों से, अपने दुष्कर्म से मुक्त नहीं होगा। डज नॉट एब्सॉल्व ए प्रोफेशनल अकाउंटेंट फ्रॉम कंप्लाइंग विद एप्लीकेबल स्टैंडर्ड्स स्टेटमेंट्स। एंड ये नहीं है कि हमने रीजन बता दिया, नहीं नहीं ऑल्टरनेट प्रोसीजर्स करो, क्या करो, ऑल्टरनेट प्रोसीजर करो। अगर आप ऑल्टरनेट प्रोसीजर भी नहीं कर रहे, विदाउट एनी रीजन आप ऑल्टरनेट प्रोसीजर नहीं कर रहे, तो आपके अगेंस्ट क्या होंगे, डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स होंगी। सिर्फ बता देने से कि हमने रिपोर्ट किया, आप अपनी जिम्मेवारियों से मुक्त नहीं होगे, आपको ऑल्टरनेट प्रोसीजर्स करने पड़ेंगे ताकि आपका ऑब्जेक्टिव अचीव हो जाएगी। हमने ऐसे 200 में भी पढ़ा था कि अगर ऑडिटर कभी भी ऐसे से डिपार्ट करता है, ऐसे 200 का नाम क्या था, ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडिपेंडेंट कंडक्ट ऑफ ऑडिट इन अकॉर्डेंस विद ऐसे, आपको अपने ऑडिट को ऐसे के हिसाब से कंडक्ट करना है। अगर ऑडिटर कभी भी रेलिवेंट रिक्वायरमेंट से कंप्लाई नहीं कर पा रहा, तो उसको ऑल्टरनेट प्रोसीजर्स करने पड़ेंगे और उसको अपनी रिपोर्ट में डिपार्चर का बताना पड़ेगा। सिर्फ डिपार्चर के बता देने से आप अपनी जिम्मेवारियों से मुक्त नहीं होगे। क्लियर हुई बात? सिर्फ और सिर्फ क्या कर लो, रीड। अब मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक करवा रही हूं, दैट इज रिलेशनशिप बिटवीन की ऑडिट मैटर एंड एम्फेसिस ऑफ मैटर फ्रॉम माय पॉइंट ऑफ व्यू। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, रिलेशनशिप बिटवीन की ऑडिट मैटर एंड एम्फेसिस ऑफ मैटर। की ऑडिट मैटर को हम कहाँ पढ़ते हैं, SS 701 में, और एम्फेसिस ऑफ मैटर को हम कहाँ पढ़ते हैं, SS 706 में। इसको इंक्लूड कर दिया है आपके ऑडिट रिपोर्ट चैप्टर में। अब आ जाइए की ऑडिट मैटर और आ जाइए एम्फेसिस ऑफ मैटर। की ऑडिट मैटर क्या होता है, द मैटर्स विच इन द ऑडिटर्स प्रोफेशनल जजमेंट, द मैटर्स विच इन द ऑडिटर्स प्रोफेशनल जजमेंट आर मोस्ट significance, the matters which in the auditor's professional judgment are most significant in the audit of current period financial statement selected from the matters communicated to TCWG। ये definition हम SS 701 में पढ़ते हैं दोबारा से। The matters which in the auditor's professional judgment are most significant in the audit of financial statement, in the audit of current period financial statement selected from the matters communicated to TCWG, selected from the matters TCWG। emphasis of matter क्या होता है, the matters which have been appropriate
appropriately which have been appropriately presented and disclosed in the financial statement. The matters which have been appropriately presented and disclosed in the financial statement, which is in the auditor's professional judgment, which is in the auditor's professional judgment, is important to the fundamental understanding of the user's fundamental understanding of financial statement. अगर ऑडिटर की प्रोफेशनल जजमेंट में वो मैटर बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो जरूरी है किसके लिए, फॉर द यूजर अंडरस्टैंडिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फॉर द यूजर अंडरस्टैंडिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वो मैटर ऑडिटर की जजमेंट में अंडरस्टैंडिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है कि यूज़र को पता होना चाहिए. इससे यूज़र की क्या बढ़ेगी, अंडरस्टैंडिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट बढ़ेगी. अब आते हैं, अगर कोई मैटर जो कॉमन मैटर है, जो क्या है कॉमन मैटर, ध्यान से सुनना, अगर कोई मैटर क्या है कॉमन मैटर है, वो कैम का क्राइटेरिया मेट आउट करता है, वो कैम का क्राइटेरिया मेट आउट करता है, मतलब मोस्ट सिग्निफिकेंस है जो मैटर ऑडिटर्स की प्रोफेशनल जजमेंट में, वो मैटर कैम का क्राइटेरिया ऑडिटर की प्रोफेशनल जजमेंट में वो मैटर कैम का क्राइटेरिया मेट आउट करता है और ईओएम का भी क्राइटेरिया मेट आउट करता है. फॉर एग्जांपल, अगर कोई ऐसा मैटर जो मोस्ट सिग्निफिकेंस भी है ऑडिटर की प्रोफेशनल जजमेंट में इन द ऑडिट ऑफ करंट पीरियड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और वो मैटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए भी जरूरी है, तो जो मैटर कैम का क्राइटेरिया भी मेट आउट करता है और ईओएम का क्राइटेरिया भी मेट आउट करता है, तो कौन प्रिवेल करेगा, कैम प्रिवेल करेगा. तो उसको एज अ की ऑडिट मैटर ऐसे 701 के अकॉर्डिंग कम्युनिकेट किया जाएगा. तो उसको कैसे कम्युनिकेट किया जाएगा, कम्युनिकेट किया जाएगा एज अ की ऑडिट मैटर इन अकॉर्डेंस विद एसए 701. तो कौन प्रिवेल करेगा, कैम विल प्रिवेल ओवर ईओएम. अगर कोई मैटर कैम का क्राइटेरिया भी मेट आउट करता है और ईओएम का भी क्राइटेरिया मेट आउट करता है, तो कौन प्रिवेल करेगा, कैम प्रिवेल करेगा. कौन प्रिवेल करेगा, कैम प्रिवेल करेगा. क्या कौन प्रिवेल करेगा, कैम प्रिवेल करेगा, और उसको एज अ कैम दिखाया जाएगा, उसको एज अ कैम दिखाया जाएगा. क्लियर ही बात. और अगर कोई मैटर जो कैम का क्राइटेरिया भी मेट आउट करता है और ईओएम का भी क्राइटेरिया मेट आउट करता है, तो उस मैटर को मोर प्रोमिनेंटली दिखाया जाएगा, मोर प्रोमिनेंटली देन अदर की ऑडिट मैटर दिखाया जाएगा. और इसमें ऑडिटर एडिशनल इंफॉर्मेशन भी प्रोवाइड कर सकता है कि ये मैटर यूजर की अंडरस्टैंडिंग के लिए भी है, ये मैटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए भी है. अब आते हैं नेक्स्ट. अब अपने नॉर्मल देखो, ये तो आपने पढ़ा होगा, पर्पस ऑफ की ऑडिट मैटर, ये आप ऐसे 701 में पढ़ते हो, और यहाँ क्या एक्सप्लेन कर दिया गया है, पर्पस ऑफ की ऑडिट मैटर. देखो इससे क्या होगा, ये असिस्ट करेगा, असिस्ट करेगा किस किस बात में असिस्ट करेगा, ये असिस्ट करेगा, ये क्या प्रोवाइड करेगा, एडिशनल इंफॉर्मेशन. क्या प्रोवाइड करेगा, एडिशनल इंफॉर्मेशन. क्या प्रोवाइड करेगा, एडिशनल इंफॉर्मेशन. असिस्ट इन अंडरस्टैंडिंग द मैटर्स विच इन द ऑडिटर्स प्रोफेशनल जजमेंट आर मोस्ट सिग्निफिकेंस. की ऐसे कौन से मैटर्स हैं जो ऑडिटर की प्रोफेशनल जजमेंट में क्या थे, मोस्ट सिग्निफिकेंस थे. इससे यूजर की क्या बढ़ेगी, अंडरस्टैंडिंग ऑफ एंटिटी. की ऑडिट मैटर से यूजर की क्या बढ़ेगी, अंडरस्टैंडिंग ऑफ एंटिटी. और की ऑडिट मैटर से यूजर्स को पता चलेगा ऐसे कौन से मैटर्स हैं जहां मैनेजमेंट ने क्या लगाई थी, एरियाज वेयर सिग्निफिकेंट मैनेजमेंट जजमेंट हैज बीन अप्लाइड. जहां मैनेजमेंट ने क्या लगाई थी, सिग्निफिकेंट मैनेजमेंट जजमेंट. और ये असिस्ट करेगा टू फर्दर एंगेज users to further engage with TCWG and मैनेजमेंट. ये इससे हेल्प होगी यूजर की, वो फर्दर एंगेज हो पाएंगे किसके साथ, TCWG और मैनेजमेंट के साथ. और ये हम अपनी नॉर्मल क्लास में पर्पस को अच्छे से डिस्कस करते हैं, अच्छे से डिस्कस करते हैं. अब आ जाइए एम्फेसिस ऑफ मैटर क्या होते हैं. द मैटर्स हम पढ़ चुके हैं, द मैटर्स विच इन द ऑडिटर्स प्रोफेशनल जजमेंट इज इंपॉर्टेंट टू द फंडामेंटल टू द यूजर अंडरस्टैंडिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट. अब ध्यान से सुनना, ऑडिटर को इसका वाइड स्प्रेड यूज नहीं करना, ऑडिटर को इसका वाइड स्प्रेड बहुत ज्यादा अधिक यूज नहीं करना, इसका वाइड स्प्रेड यूज नहीं करना. अगर इसका वाइड स्प्रेड यूज किया तो इससे उसकी इफेक्टिवनेस डिमिनिश हो जाएगी, इससे उसकी इफेक्टिवनेस कम हो जाएगी. तो ऑडिटर को इसको वाइड स्प्रेड यूज नहीं करना. अगर एक ऑडिटर ने एम्फेसिस ऑफ मैटर का वाइड स्प्रेड यूज किया, हर मैटर को ईओएम बना दिया, तो ईओएम की इफेक्टिवनेस क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी. तो ऑडिटर को इसका लिमिटेड यूज करना है, वाइड स्प्रेड यूज नहीं करना. ईओएम सब्स्टिट्यूट नहीं है, ईओएम कैम का सब्स्टिट्यूट नहीं है, ईओएम कैम का सब्स्टिट्यूट
नहीं है। अब ध्यान से सुनना, कोई मैटर जो की ऑडिट मैटर नहीं है, कोई मैटर जो कैम का क्राइटेरिया मेट आउट नहीं करता लेकिन ईओएम का क्राइटेरिया मेट आउट करता है। दोबारा से, अगर कोई मैटर कैम का क्राइटेरिया मेट आउट नहीं करता, कोई मैटर कैम का क्राइटेरिया मेट आउट नहीं करता लेकिन ईओएम का क्राइटेरिया मेट आउट करता है, तो उसको एज एम्फेसिस ऑफ मैटर दिखाया जाएगा। अगर कोई मैटर कैम का क्राइटेरिया मेट आउट नहीं करता, अगर कोई मैटर कैम का क्राइटेरिया मेट आउट नहीं करता, ईओएम का क्राइटेरिया मेट आउट करता है, तो उसको एज एम्फेसिस ऑफ मैटर दिखाया जाएगा। उसको कैसे दिखाया जाएगा? एज एम्फेसिस ऑफ मैटर दिखाया जाएगा। अब दूसरा, अगर कैम का क्राइटेरिया मेट आउट करता है, ईओएम का भी क्राइटेरिया मेट आउट करता है, तो उसको एज अ कैम दिखाया जाएगा। लेकिन ये वाले मैटर्स जो दोनों क्राइटेरिया मेट आउट करते हैं उनको मोर प्रोमिनेंटली दिखाया जाएगा देन अदर की ऑडिट मैटर्स, और इसको एडिशनल और इसमें एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएगी कि ये यूजर की अंडरस्टैंडिंग के लिए इंपॉर्टेंट है। और वैसे एक जनरल बता रही हूँ, प्लेसमेंट पे ये हम डिस्कस करते हैं वैसे अपनी क्लास में। अगर कोई मैटर है जिसपे की ऑडिट मैटर आ रहा है और कोई अदर मैटर पे ईओएम आ रहा है, तो ईओएम को कहाँ प्लेस किया जाएगा? ईओएम को आफ्टर कैम भी प्लेस किया जा सकता है और बिफोर कैम भी प्लेस किया जा सकता है। ये ऑडिटर की प्रोफेशनल जजमेंट पे डिपेंड करेगा कि कौन सा मैटर ज्यादा सिग्निफिकेंस है। अगर ईओएम ज्यादा सिग्निफिकेंस है तो उसको बिफोर कैम दिखाया जाएगा। तो एम्फेसिस ऑफ मैटर आफ्टर और बिफोर कैम प्रोवाइड किया जा सकता है डिपेंडिंग अपॉन द मैटर सिग्निफिकेंस, डिपेंडिंग अपॉन द ऑडिटर्स प्रोफेशनल जजमेंट कि कौन सा मैटर ज्यादा सिग्निफिकेंस है, किसको आफ्टर और किसको बिफोर देना चाहिए। जर्नल वैसे मैंने आपको नॉलेज के लिए बता दिया। अब आते हैं, अगर कभी भी क्वेश्चन आ जाए, अगर कभी भी क्वेश्चन आ जाए रिलेशनशिप बिटवीन ईओएम एंड की ऑडिट मैटर, अगर कभी भी क्वेश्चन आ जाए रिलेशनशिप बिटवीन की ऑडिट मैटर एंड एम्फेसिस ऑफ मैटर, तो आप क्या क्या लिखोगे? अगर कभी भी क्वेश्चन आ जाए रिलेशनशिप बिटवीन कैम एंड ईओएम, तो आपको क्या क्या लिखना है? फटाफट। कैम में सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा कैम की डेफिनेशन जो डिफाइन है एसए 701 में, और ईओएम में भी आपको क्या लिखनी पड़ेगी? डेफिनेशन जो डिफाइन है एसए 706 में, और ये कहाँ डिफाइन है? एसए 701 में। दूसरा आपको लिखना पड़ेगा कॉमन मैटर कि अगर कोई भी कैम का क्राइटेरिया मेट आउट करता है और कैम का क्राइटेरिया मेट आउट करता है, ईओएम का भी क्राइटेरिया मेट आउट करता है, तो उसको कम्युनिकेट किया जाएगा इन अकॉर्डेंस विद कैम एसए 706। उसको कैम कम्युनिकेट किया जाएगा, उसको कैम में कम्युनिकेट किया जाएगा। और फिर आपको क्या लिखना है? पर्पस ऑफ की ऑडिट मैटर, जो हमने कहाँ पढ़े थे? जो हमने पढ़े थे एसए 701 में। अब आ जाइए एम्फेसिस ऑफ मैटर में आप क्या लिखोगे? डेफिनेशन। फिर आप लिखोगे ऑडिटर आप इसका वाइड स्प्रेड यूज नहीं करोगे, आप इसका वाइड स्प्रेड यूज नहीं करोगे, क्योंकि अगर आप इसका वाइड स्प्रेड यूज करोगे तो इससे उसकी इफेक्टिवनेस डिमिनिश हो जाएगी, इफेक्टिवनेस डिमिनिश हो जाएगी। ये की ऑडिट मैटर का सब्सटीट्यूट नहीं है, की ऑडिट मैटर का सब्सटीट्यूट नहीं है। एम्फेसिस ऑफ मैटर इज नॉट अ सब्सटीट्यूट ऑफ की ऑडिट मैटर। और अगर कोई कैम का क्राइटेरिया मेट आउट नहीं करता, ईओएम का क्राइटेरिया मेट आउट करता है, तो उसको एम्फेसिस ऑफ मैटर में, उस मैटर को एम्फेसिस ऑफ मैटर में दिखाया जाएगा। और अगर कभी भी कॉमन मैटर है तो उसको मोर प्रोमिनेंटली दिखाया जाएगा देन अदर की ऑडिट मैटर, और एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएगी कि ये यूजर की अंडरस्टैंडिंग के लिए, यूजर की अंडरस्टैंडिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बताते हैं, यूजर की अंडरस्टैंडिंग के लिए दिए गए हैं। दोज मैटर्स दैट इन द ऑडिटर्स प्रोफेशनल जजमेंट आर मोस्ट सिग्निफिकेंस इन द ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ करंट पीरियड, जिसको मैं बोल दूंगी ये क्या हो गई? आपकी डेफिनेशन हो गई की ऑडिट मैटर की। और ये किसकी डेफिनेशन होगी? ईओएम की। क्या है? ए पैराग्राफ इंक्लूडेड इन द ऑडिटर रिपोर्ट दैट रेफर्स टू अ मैटर एप्रोप्रिएटली presented and disclosed in the financial statement, जो ऑडिटर की जजमेंट में क्या इंपॉर्टेंस टू द फंडामेंटल यूजर अंडरस्टैंडिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यूजर अंडरस्टैंडिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। यहाँ आ गए कॉमन मैटर, ये क्या हो गए? आपके कॉमन मैटर हो गए, ये आपके क्या हो गए? कॉमन मैटर हो गए। क्या हो गए? कॉमन मैटर हो गए। मैटर्स दैट आर डिटरमाइंड टू बी की ऑडिट मैटर इन अकॉर्डेंस विद एसए 706, मतलब वो कैम का क्राइटेरिया मेट आउट करते हैं और ये ऑडिटर की जजमेंट में फंडामेंटल टू यूजर अंडरस्टैंडिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, मतलब ईओएम का क्राइटेरिया भी मेट आउट करते हैं, तो उसको कम्युनिकेट किया जाएगा एज अ की ऑडिट मैटर इन अकॉर्डेंस विद एसए 701। और कम्युनिकेटिंग की ऑडिट मैटर प्रोवाइड्स एडिशनल इन्फॉर्मेशन, ये क्या हो गए? पर्पस हो गए कि एडिशनल इन्फॉर्मेशन मिलेगी यूजर्स को कि ऐसे कौन से मैटर्स हैं जो ऑडिटर की प्रोफेशनल जजमेंट में क्या है? मोस्ट सिग्निफिकेंस है। अंडरस्टैंडिंग ऑफ एंटिटी उनकी इंप्रूव होगी, सिग्निफिकेंट मैनेजमेंट जजमेंट वाले एरियाज उन्हें पता चलेंगे और वो मैनेजमेंट और के साथ ये बेसिस प्रोवाइड करेगा
ताकि वो यूजर्स फर्दर एंगेज हो पाएंगे किसके साथ, TCWG और मैनेजमेंट के साथ। फिर उसके बाद आपको इसका वाइड स्प्रेड यूज नहीं करना, इसका वाइड स्प्रेड यूज नहीं करना। अगर आप इसका वाइड स्प्रेड यूज करोगे तो इससे उसकी इफेक्टिवनेस डिमिनिश हो जाएगी। और ये सब्स्टिट्यूट नहीं है की ऑडिट मैटर का, एम्फेसिस ऑफ मैटर की ऑडिट मैटर का सब्स्टिट्यूट नहीं है। अगर कोई मैटर कैम का क्राइटेरिया मेट आउट नहीं करता, नॉट डिटरमाइन एज अ की ऑडिट मैटर, मतलब वो कैम का क्राइटेरिया मेट आउट नहीं करता लेकिन वो फंडामेंटल टू यूजर अंडरस्टैंडिंग और फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए है, तो उसको एज अ एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ में दिखाया जाएगा। दिस इज अ रिलेशनशिप बिटवीन की ऑडिट मैटर एंड एम्फेसिस ऑफ मैटर फ्रॉम माय पॉइंट ऑफ व्यू। इन फॉर एग्जाम्स दिस इज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब आ जाइए चैप्टर 3। चैप्टर 3 में दो चेंजेस हैं। चैप्टर 3 में दो चेंजेस हैं। एक तो आपका चेंज किसमें है, दो टॉपिक को, एक टॉपिक को इंक्लूड कर दिया गया है, स्टेप्स फॉर रिस्क आइडेंटिफिकेशन, एक टॉपिक को इंक्लूड कर दिया गया है, स्टेप्स फॉर रिस्क आइडेंटिफिकेशन। क्या है, स्टेप्स फॉर रिस्क आइडेंटिफिकेशन। और दूसरा एक आपका टॉपिक रिस्क बेस्ड ऑडिट, और आईसीआई कई बार रिस्क बेस्ड ऑडिट पे क्वेश्चन पूछ चुका है। रिस्क बेस्ड ऑडिट टॉपिक आपके पहले भी था, जो पहले रिस्क बेस्ड ऑडिट का टॉपिक था उसको क्या कर दिया गया है, चेंज कर दिया गया है। तो जो आप पहले रिस्क बेस्ड ऑडिट पढ़ते थे अब आपको उसको नहीं पढ़ना, उसको डिलीट कर दो, उसको रिप्लेस कर दो। अब आपको न्यू टॉपिक जो ऐड ऑन किया गया है आपको वही रिस्क बेस्ड ऑडिट पढ़ना पड़ेगा। जो आपने पहले पढ़ा है उसको भूल जाओ। अब आ जाइए स्टेप्स फॉर रिस्क आइडेंटिफिकेशन, ये ऐड किया गया है। स्टेप्स फॉर रिस्क आइडेंटिफिकेशन के एक टॉपिक को क्या किया गया है, ऐड ऑन किया गया है। सबसे पहले ऑडिटर आपको क्या देखनी है, सिग्निफिकेंस ऑफ द रिस्क। क्या देखना है, सिग्निफिकेंस ऑफ द रिस्क, कि वो रिस्क कितना सिग्निफिकेंस है और उसका क्या इंपैक्ट आएगा अगर वो रिस्क क्या हो जाए, अक्कर हो जाए। फॉर एग्जांपल आग लगना एक सिग्निफिकेंट रिस्क है और आग लग गई तो क्या होगा, एंटिटी की गोइंग कंसर्न खत्म हो जाएगी। तो उसका इंपैक्ट क्या आएगा अगर वो रिस्क क्या हो जाए, अक्कर हो जाए। एंटिटी के ऊपर एक लीगल केस चल रहा है, उसके लिए क्या सिग्निफिकेंट रिस्क है। और एंटिटी अगर वो एंटिटी केस हार गई तो एंटिटी की गोइंग कंसर्न खत्म हो जाएगी। रिस्क कितना बड़ा है, कितना मटेरियल है और इसका इंपैक्ट क्या होगा अगर वो रिस्क क्या हो जाए, अक्कर हो जाए। तनिष्क में डायमंड पड़ा है, डायमंड चोरी हो सकता है, ये एक सिग्निफिकेंट रिस्क है। अगर डायमंड चोरी हो गया तो क्या इंपैक्ट आएगा, इनका लाख करोड़ का नुकसान हो जाएगा। तो आपको देखना है कि वो रिस्क कितना महत्वपूर्ण है, वो रिस्क कितना है, और अगर वो हो गया, अगर वो रिस्क अक्कर हो गया तो इसका इंपैक्ट क्या आएगा। सीए में पास होना क्या है, सिग्निफिकेंट रिस्क। अगर आप फेल हो गए तो इसका इंपैक्ट बहुत बुरा आने वाला है। तो ऑडिटर आप अपनी मटेरियलिटी अकॉर्डिंगली रिवाइज कर लोगे। अगर उसका इंपैक्ट बहुत ज्यादा आएगा तो ऑब्वियसली ऑडिटर का मटेरियलिटी लेवल कम हो जाएगा, ऑडिटर मटेरियलिटी लेवल को रिवाइज कर लेगा। तो इस पे डिपेंड करेगा ऑडिटर का मटेरियलिटी लेवल। तो ऑडिटर आप अपने मटेरियलिटी लेवल को इसके अकॉर्डिंगली रिवाइज कर लोगे। क्लियर हुई बात। फिर आपको देखना है कितने चांसेस है, लाइकलीहुड ऑफ अकरेंस, कितने चांसेस है कि ये रिस्क अकर होगा। फॉर एग्जांपल बारिश आएगी, एक सिग्निफिकेंट रिस्क है, फार्मर के लिए बारिश आएगी, क्या है, सिग्निफिकेंट रिस्क है। और अगर बारिश आ गई तो उसकी कितनी खेती नुकसान हो जाएगी, उसका क्या इंपैक्ट आएगा, कितने चांसेस है कि वो रिस्क अकर होगा। फॉर एग्जाम्पल 90% चांसेस है कि एंटिटी केस हारेगी, 90% चांसेस है कि एंटिटी केस हारेगी। तो इवन ऑडिटर को अपने प्रोसीजर्स को भी अमेंड करना पड़ सकता है। तो आपको क्या देखना है, लाइकलीहुड ऑफ अकरेंस, और अकॉर्डिंगली ऑडिटर आप अपने प्रोसीजर्स प्लान करोगे। अकॉर्डिंगली ऑडिटर आप अपने प्रोसीजर्स प्लान करोगे, अपने प्रोसीजर प्लान करोगे, आप अपने प्रोसीजर्स प्लान करोगे। फिर ऑडिटर आपको डॉक्यूमेंट करनी है असर्शन की, किस असर्शंस पे इंपैक्ट पड़ेगा। आपको डॉक्यूमेंट करनी है असर्शंस की, कौन कौन सी असर्शंस पे इंपैक्ट पड़ेगा। फॉर एग्जांपल एंटिटी कि एस्टिमेट्स में गलती होगी, तो एस्टिमेट्स में गलती होगी तो इनकी वैल्यूएशन पे इंपैक्ट पड़ेगा। इनका जो इनका फॉर एग्जांपल प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट में बहुत ज़्यादा रिस्क है, तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल रिस्क अगर गलत हो गया तो इससे उनकी क्या गलत हो जाएगी, इनके अकाउंट बैलेंस की वैल्यूएशन गलत हो जाएगी। तो कौन कौन सी असर्शन पे इंपैक्ट पड़ेगा, तो आपको इसको डॉक्यूमेंट करना है और आपको कंसीडर करना है ईच असर्शन पे क्या क्या इंपैक्ट पड़ेगा। डॉक्यूमेंट करना है कौन कौन सी असर्शन इंपैक्ट होगी और ईच असर्शन पे क्या क्या इंपैक्ट पड़ेगा, आपको उसको कंसीडर करना है। सभी असर्शन कंप्लीटनेस पे इफेक्ट पड़ेगा, एक्यूरेसी पे इफेक्ट पड़ेगा, तो आपको सभी असर्शंस की क्या चेक करनी, आपको ईच असर्शन पे जो जो इंपैक्ट पड़ेगा। फॉर एग्जांपल प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट गलत हो गया तो एक तो जो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट की फिगर है वो गलत हो जाएगी, एक्यूरेसी गलत हो जाएगी, और दूसरा इनके अकाउंट बैलेंस की वैल्यूएशन गलत हो जाएगी, तो आपको P&L गलत हो जाए। तो आपको ईच असर्शन पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा आपको वो देखना है। कंसीडर द इंपैक्ट ऑन ईच असर्शन कंप्लीटनेस वैल्यूएशन
एक्यूरेसी एटसेट्रा। अब उसके बाद क्या जो ये रिस्क है, क्या ये सिग्निफिकेंट रिस्क है, डिग्री ऑफ सिग्निफिकेंट रिस्क, अगर ये रिस्क बहुत बड़ा है तो ऑडिटर आपको स्पेशल ऑडिट कंसिडरेशन देनी पड़ेगी, आपको स्पेशल ऑडिट कंसिडरेशन देनी पड़ेगी। तो सिग्निफिकेंस डिग्री ऑफ सिग्निफिकेंस रिस्क देखना कि वो कितना, अगर आप कहते हैं इससे 315, अगर वो सिग्निफिकेंट रिस्क है तो ऑडिटर आपका रिस्पॉन्स चेंज हो जाएगा, आपको स्पेसिफिक ऑडिट कंसिडरेशन देनी पड़ेगी और आप अपने प्रोसीजर्स अकॉर्डिंगली प्लान करोगे। और आपको मैनेजमेंट से क्या पूछना है, रिस्पॉन्स, और आपको मैनेजमेंट के रिस्पॉन्स को क्या करना है, डॉक्यूमेंट करना है। और मैनेजमेंट ने कैसे कंट्रोल लगाए हैं टू मिटिगेट द रिस्क, आपको उसको समझना है, क्योंकि एंटिटी अल्टीमेटली मैनेजमेंट इंटरनल कंट्रोल लगाती है ताकि रिस्क क्या हो जाए, मिटिगेट हो जाए। तो इंटरनल आपको उनके क्या देखने, इंटरनल कंट्रोल की उन्होंने कैसे इंटरनल कंट्रोल लगाए हैं ताकि उनका रिस्क क्या हो जाए, मिटिगेट हो जाए। अगर कोई रिस्क का यूनिक करैक्टरिस्टिक है तो आपको वो देखना है, और इवन ऑडिटर आपको इनहेरेंट रिस्क भी देखना पड़ेगा। अब आते हैं फटाफट, ऑडिटर आपको सबसे पहले क्या है, स्टेप्स फॉर रिस्क आइडेंटिफिकेशन, इस टॉपिक को क्या किया गया है, इस टॉपिक को ऐड ऑन किया गया है, एक न्यू टॉपिक इनकॉर्पोरेट कर दिया गया है। आपको क्या देखना है, सिग्निफिकेंस ऑफ द असेस्ड रिस्क, और इसका इंपैक्ट क्या होगा अगर ये अकर हो जाए, और ऑडिटर आप अपने अकॉर्डिंगली मटेरियलिटी रिवाइज करोगे। अगर इंपैक्ट बहुत ज़्यादा है तो आप ऑब्वियसली अपना मटेरियलिटी लेवल रिवाइज कर लोगे। लाइकलीहुड ऑफ असेस्ड रिस्क, कितने चांसेस हैं कि ये रिस्क अकर होगा और इसका इंपैक्ट आपके प्रोसीजर्स पे क्या पड़ेगा। अगर रिस्क अकर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है तो ऑब्वियसली ऑडिटर आपके प्रोसीजर्स भी बढ़ जाएंगे। आपको डॉक्यूमेंट करना है इससे कौन कौन सी असर्शंस इंपैक्ट होंगी, कंप्लीटनेस, एक्यूरेसी, इवैल्यूएशन, कौन कौन सी असर्शंस का असर्शंस पे इंपैक्ट पड़ेगा। और आपको कंसीडर करना है इंपैक्ट ऑफ द रिस्क ऑन ईच असर्शन, आपको सभी असर्शन के रिस्क को कंसीडर करना है, कंसीडर द इंपैक्ट ऑफ द रिस्क ऑन ईच ऑफ द असर्शंस। फिर आपको देखना है डिग्री ऑफ सिग्निफिकेंट रिस्क, अगर सिग्निफिकेंट रिस्क है तो ऑडिटर आपको स्पेशल अटेंशन देनी पड़ेगी, और आपको स्पेसिफिकली अगर याद हो ऐसे 315 क्या कहता है, ऐसे 330 क्या कहता है, इन द केस ऑफ सिग्निफिकेंट रिस्क ऑडिटर आपको उसको स्पेसिफिकली रिस्पॉन्स करना पड़ेगा, और आप अपने प्रोसीजर्स को अकॉर्डिंगली प्लान करोगे, आप अपने प्रोसीजर्स को अकॉर्डिंगली प्लान करोगे। और आपको मैनेजमेंट के रिस्पॉन्स को क्या करना है, इंक्वायर करना है और डॉक्यूमेंट करना है। और आपको एंटिटी के क्या समझने हैं, इंटरनल कंट्रोल की जो वो कंट्रोल्स हैं वो डेली बेसिस पे हो रहे हैं या मंथली बेसिस पे हो रहे हैं, और मैनेजमेंट ने कैसे इंटरनल कंट्रोल लगाए हैं, क्या वो गलतियों को पीडीसी प्रिवेंट डिटेक्टर करेक्ट कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, और कंट्रोल्स ऑटोमेटेड है या मैनुअल है। फिर आपको देखना है अगर कोई भी रिस्क का यूनिक करैक्टरिस्टिक्स है, कोई यूनिक करैक्टरिस्टिक्स ऑफ द रिस्क आपको उसको कंसीडर करना है, और आपको इनहेरेंट रिस्क को भी कंसीडर करना है। इनहेरेंट रिस्क हम पढ़ते हैं जब हम अपना ऑडिट रिस्क का टॉपिक करते हैं। फिर कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं कि कहाँ रिस्क ज़्यादा होगा, हाई वैल्यू इन्वेंट्री होगी, कम्प्लेक्स कंट्रेक्चुअल पढ़ लेना एक बार। अब आते हैं रिस्क बेस्ड ऑडिट, इट्स एन ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट टॉपिक। अगर आपको याद हो हम पढ़ते ही क्या है, एसएस में हम रिस्क बेस्ड ऑडिट ही पढ़ते हैं। सबसे पहले रिस्क को असेस किया जाता है, रिस्क को असेस करने के बाद ही आप प्रोसीजर डिसाइड करते हो, जहाँ ज़्यादा रिस्क होगा आप ज़्यादा प्रोसीजर डिसाइड करोगे, ऑन द बेसिस ऑफ रिस्क आप अपने प्रोसीजर डिसाइड करोगे, इसे ही रिस्क बेस्ड ऑडिट बोला जाता है। अगर आपको याद हो ऑडिटर ऐसे 315 में पहले आरएमएम असेस करता है, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर करता है, फिर वो अपने फैप डिसाइड करता है, फिर वो अपने फैप डिसाइड करता है फर्दर ऑडिट प्रोसीजर, और उसके बाद वो अपनी ऑडिट फाइंडिंग्स के हिसाब से वो अपनी क्या बनाता है, ऑडिट रिपोर्ट बनाता है। दीज ऑल आर रिस्क बेस्ड ऑडिट। ये क्या होती है, रिस्क बेस्ड ऑडिट। अगर मैं बोलूं रिस्क बेस्ड ऑडिट इज इक्वल टू RRR, रिस्क बेस्ड ऑडिट के 3 फेसेस हैं RRR। सबसे पहले रिस्क को क्या किया जाता है, असेस किया जाता है, फिर रिस्क को क्या दिया जाता है, रिस्पॉन्स दिया जाता है, और अकॉर्डिंगली ही क्या बनाई जाती है, रिपोर्टिंग की जाती है। दीज आर द 3 फेसेस ऑफ रिस्क बेस्ड ऑडिट, रिस्क असेसमेंट, रिस्पॉन्स एंड रिपोर्टिंग। अगर आपने अपने एसेस अच्छे से किए हैं तो अगर 315 और 330 अगर आपने अच्छे से किया है तो आपको डेफिनेटली रिस्क बेस्ड ऑडिट के टॉपिक में 101% कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। व्हाट आर द स्टेप्स ऑफ रिस्क बेस्ड ऑडिट? सबसे पहले ऑडिटर असेस करता है RMM से 315, फिर वो क्या डिसाइड करता है, फैप डिसाइड करता है, फैप डिसाइड करता है फर्दर ऑडिट प्रोसीजर ऐसे 330, और उसके बाद ऑडिटर अपनी क्या करता है, इशू करता है अप्रोप्रिएट ऑडिट रिपोर्ट ऐसे 700 की सीरीज। तो वही सबसे पहले क्या लगता है, 315, 330 देन 700। अब आ जाइए रिस्क बेस्ड प्रोसेस के 3 फेसेस हैं, रिस्क बेस्ड ऑडिट प्रोसेस के कितने फेसेस हैं, 3 प्रोसेस, RRR, रिस्क असेसमेंट, रिस्क रिस्पॉन्स एंड रिस्क एंड रिपोर्टिंग। अब आ जाइए रिस्क असेसमेंट, अब आ जाइए रिस्क असेसमेंट, रिस्क रिस्पॉन्स एंड देन रिपोर्टिंग। वही 3 फेसेस को क्या किया हुआ है, 3 फेसेस को इलेबोरेट किया हुआ है, ऐसे किया तो 101% आपको यहाँ प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। अब आते हैं रिस्क
असेसमेंट। और द फर्स्ट फेज है आपका रिस्क असेसमेंट। इसमें सबसे पहले ऑडिटर क्या करेगा, क्लाइंट एक्सेप्टेंस एंड कॉन्टिनेंस प्रोसीजर, क्लाइंट एक्सेप्टेंस एंड कॉन्टिनेंस प्रोसीजर कि मैं क्लाइंट को एक्सेप्ट करूं या क्लाइंट को एक्सेप्ट ना करूं, ऐसे 220। फिर उसके बाद आपको क्या करनी है, प्लानिंग करनी है, ऐसे 315, ऐसे 300। फिर आपको परफॉर्म करने हैं रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर, ऐसे 315। फिर आपको आइडेंटिफाई करने हैं रेलिवेंट इंटरनल कंट्रोल प्रोसीजर, और आपको असेस करना है देयर डिजाइन एंड इंप्लीमेंटेशन कंट्रोल दैट वुड प्रिवेंट मटेरियल मिसस्टेटमेंट फ्रॉम अकरेंस। तो आपको आइडेंटिफाई करने हैं कि आपको क्या इंटरनल कंट्रोल प्रोसीजर्स करने हैं। फिर ऑडिटर आपको क्या असेस करना है, आरएमएम असेस करना है। और उसके बाद आपको देखना है क्या वहाँ सिग्निफिकेंट रिस्क है, अगर सिग्निफिकेंट रिस्क है तो ऑडिटर आपको स्पेशल ऑडिट कंसिडरेशन देनी पड़ेगी, ऐसे 315 सिग्निफिकेंट रिस्क। अगर वहाँ सिग्निफिकेंट रिस्क है तो ऑडिटर आपको स्पेशल ऑडिट कंसिडरेशन देनी पड़ेगी। अगर आपको इंटरनल कंट्रोल में मटेरियल वीकनेस पता चली तो आपको किसको कम्युनिकेट करना है, टीसीडब्ल्यूजी को कम्युनिकेट करना है। और ऑडिटर आप आरएमएम फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल पे भी असेस करोगे और अजर्शन लेवल पे भी असेस करोगे, आप अजर्शन लेवल पे भी असेस करोगे। दिस वाज योर रिस्क असेसमेंट फेज। क्या था रिस्क असेसमेंट फेज, सबसे पहले परफॉर्म करना है क्लाइंट एक्सेप्टेंस एंड कॉन्टिनेंस प्रोसीजर्स, उसके बाद ऑडिटर आपको प्लानिंग करनी है, प्लानिंग के बाद आपको आरएमएम, आपको रैप परफॉर्म करने हैं, फिर आपको आइडेंटिफाई करने हैं इंटरनल कंट्रोल प्रोसीजर्स, फिर आपको आरएमएम असेस करना है। आरएमएम फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल का भी असेस करोगे और अजर्शन लेवल, आरएमएम एट फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल एंड अजर्शन लेवल। और फिर आपको देखना है क्या सिग्निफिकेंट रिस्क है, अगर सिग्निफिकेंट रिस्क है तो आपको स्पेशल ऑडिट कंसिडरेशन देनी पड़ेगी। और अगर आपको इंटरनल कंट्रोल में मटेरियल वीकनेस मिली है तो आपको टीसीडब्ल्यूजी को कम्युनिकेट करना पड़ेगा। रिस्क रिस्पॉन्स दो बातें, ऑडिटर आपको टीओसी परफॉर्म करने हैं और सब्सटेंशियल प्रोसीजर परफॉर्म करने हैं, ऐसे 330। This phase of audit is to design and perform further audit procedure that respond to assess risk। अगर रिस्क ज़्यादा होगा तो आप ज़्यादा फैप डिसाइड करोगे, अगर रिस्क कम होगा तो एंटी ऑफ फैप विल बेस ऑन द एंटी ऑफ रैप। अब आते हैं एंटी ऑफ आरएमएम, सॉरी एंटी ऑफ फैप विल बी बेस्ड ऑन द असेस्ड आरएमएम। तो आपको प्रोसीजर डिसाइड करने हैं, प्रोसीजर डिजाइन करने हैं टू एड्रेस द रिस्क, जिसमें आप मिक्सचर यूज करोगे टीओसी का और सब्सटेंशियल प्रोसीजर का। और जब ऑडिटर आप अपने प्रोसीजर प्लान करोगे आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है। असर्शन दैट कांट बी एड्रेस्ड by the substantive procedure alone, this can occur only when there is a highly, देखो अगर आपको याद हो मैंने एक टॉपिक करवाया था ऐसे 330 में, ऐसे 330 में, और मैंने कहा था आप भूलोगे ऑडिटर टीओसी कब परफॉर्म करेगा, ऑडिटर कब टीओसी परफॉर्म करेगा, ऑडिटर शेल डिजाइन एंड परफॉर्म टीओसी, ऑडिटर शेल डिजाइन एंड परफॉर्म टीओसी। और मैंने आपको ऐसे चार्ट सा बनवाया था, अगर आपको याद हो ऑडिटर कब टीओसी परफॉर्म करेगा। ही एक्सपेक्ट्स दैट कंट्रोल्स आर ऑपरेटिंग इफेक्टिवली, ही एक्सपेक्ट्स दैट कंट्रोल्स आर ऑपरेटिंग इफेक्टिवली, अगर उसको लगता है कि दैट कंट्रोल्स आर ऑपरेटिंग इफेक्टिवली, दैट controls are operating effectively and or substantive procedure alone do not provide sufficient and appropriate audit evidence। अगर substantive procedure alone sufficient and appropriate audit evidence provide नहीं कर रहे तो ऑडिटर आपको टीओसी परफॉर्म करना पड़ेगा। तो आपको देखना है ऑडिटर क्या substantive procedure से आपको sufficient and appropriate audit evidence नहीं मिल रहे तो आपको टीओसी परफॉर्म करने पड़ेंगे। और ये कब करने पड़ते हैं, जब हाईली ऑटोमेटेड प्रोसेसिंग ट्रांजेक्शन्स होती हैं, जब मैनुअल इंटरवेंशन नहीं होता। एवरीथिंग इज बेस्ड ऑन द इंटरनल कंट्रोल। फिर ऑडिटर आपको देखना है अगर आपने इंटरनल कंट्रोल टेस्ट किए हैं तो आपके सब्सटेंशियल प्रोसीजर का एंटी रिड्यूस हो जाएगा। और अगर आपने सैप परफॉर्म किए हैं, सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर परफॉर्म किए हैं, तो आपके अदर टेस्ट का स्कोप, अदर टेस्ट का एंटी कम हो जाएगा। हो सकता है आपको टेस्ट ऑफ डिटेल्स बहुत कम करने पड़े। अगर आपने सैप परफॉर्म किया है तो आपको अदर टाइप ऑफ प्रोसीजर्स का स्कोप रिड्यूस हो जाएगा। और ऑडिटर आपको देखना है क्या अनप्रेडिक्टेबिलिटी की जरूरत है या नहीं है, क्या आपको इनकॉर्पोरेट करनी है अनप्रेडिक्टेबिलिटी। अगर आरएमएम फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल का है तो आपके प्रोसीजर्स अनप्रेडिक्टेबल होने चाहिए। ऐसे 330 में भी पढ़ा था हमने कि अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल का ओवरऑल रिस्पॉन्स में ऑडिटर आपको अनप्रेडिक्टेबिलिटी मेंटेन करनी पड़ेगी। और उसके बाद द नीड टू परफॉर्म फैप टू एड्रेस पोटेंशियल, अगर एमओसी, और अगर आपको याद हो ऐसे 240 कहता है एमओसी के केस में इररिस्पेक्टिव ऑफ असेस्ड आरएमएम ड्यू टू एमओसी ऑडिटर शेल रिस्पॉन्स टू रिस्क ऑफ एमओसी। ऑडिटर आपको एमओसी के लिए प्रोसीजर्स करने ही पड़ेंगे। ऑडिटर शेल डिजाइन एंड परफॉर्म प्रोसीजर फॉर एमओसी, ऐसे 240 ये बात बोलता है तो ऑडिटर आपको एमओसी के लिए प्रोसीजर्स परफॉर्म करने पड़ेंगे। और सिग्निफिकेंट रिस्क के केस में ऑडिटर आपको स्पेसिफिक
स्पेसिफिक कंसिडरेशन देनी पड़ेगी, स्पेसिफिक कंसिडरेशन देनी पड़ेगी। तो ऑडिटर जब भी आप अपने प्रोसीजर डिसाइड करो तो आपको इन बातों का ध्यान रखना है, क्या आपको टीओसी करने ही पड़ेंगे, क्या सब्सटेंशियल प्रोसीजर से अलोन आपको सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस नहीं मिलेंगे। अगर ऑडिटर आपने सब्सटेंशियल प्रोसीजर, अगर आपने टीओसी परफॉर्म किए हैं तो आपका एंटी ऑफ सब्सटेंशियल प्रोसीजर कम हो जाएगा। अगर आपने सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर्स किए हैं तो अदर टाइप ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स का स्कोप क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और आपको देखना है क्या ऑडिटर अनप्रेडिक्टेबिलिटी इन ऑडिट प्रोसीजर्स की जरूरत है, क्या एमओसी के लिए आपको प्रोसीजर्स करने हैं। सिग्निफिकेंट रिस्क के केस में आपको स्पेसिफिक ऑडिट रिस्पॉन्स देना पड़ेगा, स्पेसिफिक ऑडिट रिस्पॉन्स देना पड़ेगा। इसको आप एक बार क्या कर लेना, रीड कर लेना। अब ऑडिटर आप अपनी ऑडिट रिपोर्ट बनाओगे तो आपको एट द एंड, ये एसए 700 में हम पढ़ते हैं, ऑडिटर आपको देखना है क्या एट द कंक्लूजन टाइप क्या आपको सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस मिल गए हैं, तभी आप अपनी ऑडिट रिपोर्ट बनाओगे। और जब तक आपको सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस नहीं मिलते ऑडिटर आप अपनी ऑडिट रिपोर्ट नहीं बना सकते। तो सबसे पहले तो आपको देखना है क्या ऑडिटर आपको सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन हो गए हैं टू रिड्यूस द आरएमएम या टू रिड्यूस द ऑडिट रिस्क टू एक्सेप्टेबल लो लेवल। और इस स्टेज पे ऑडिटर आप डिटरमाइन करोगे, इस स्टेज पे ऑडिटर आप डिटरमाइन करोगे क्या आपका वेदर देयर हैज बीन चेंज इन द असेस्ड लेवल ऑफ रिस्क, क्या रिस्क रिवाइज हो गया, क्या रिस्क चेंज हो गया। अगर रिस्क चेंज हो गया तो ऑडिटर हो सकता है आपके फैप चेंज हो जाए। तो अगर रिस्क चेंज हुआ है तो ऑडिटर आपके फैप चेंज हो जाएंगे। तो ऑडिटर आपको देखना है क्या आपका रिस्क चेंज हो गया और फिर क्या जो आपने कंक्लूजन्स बनाए हैं वो एप्रोप्रिएट भी हैं या नहीं है। और कोई सस्पिशियस सर्कमस्टांसेस थे तो आपने उसको एनकाउंटर्ड किया है या नहीं किया। इससे 240 था, सस्पिशियस सर्कमस्टांसेस थे, फ्रॉड के चांसेस थे, तो आपने उसको एनकाउंटर किया है या नहीं किया। और अगर कोई एडिशनल रिस्क पता चला तो आप देखो कि आपको और फैक्ट करने की जरूरत तो नहीं है। और द लास्ट स्टेज आपको क्या देखना है, ऑल प्रोसीजर हैव बीन परफॉर्म्ड एंड कंक्लूजन रीच्ड। तो ऑडिटर अपनी ऑडिट फाइंडिंग्स को किसको कम्युनिकेट कर देगा, मैनेजमेंट एंड टीसीडब्ल्यूजी को कम्युनिकेट कर देगा। और ऑडिट ओपिनियन शुड बी परफॉर्म्ड एंड अ डिसीजन मेड ऑन एप्रोप्रिएट वर्डिंग फॉर द ऑडिटर रिपोर्ट। ऑडिटर अपना ऑडिट ओपिनियन बनाएगा और वो अपनी ऑडिट रिपोर्ट के लिए क्या करेगा, वर्डिंग डिसाइड करेगा। ऑडिट रिपोर्ट की क्या डिसाइड करेगा, वर्डिंग डिसाइड करेगा, वर्डिंग डिसाइड करेगा। अब क्या पढ़ा हमने, रिस्क बेस्ड ऑडिट के 3 स्टेप्स हैं, रिस्क असेसमेंट, रिस्क रिस्पॉन्स एंड द रिपोर्टिंग। रिस्क असेसमेंट में ऑडिटर को क्या करना है, ऑडिटर को कॉन्टिन्यूअस क्लाइंट एक्सेप्टेंस एंड कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। तो ये आपके एसए 315 और 330 का मिक्सअप है, इसमें आपको एसए 330 की लैंग्वेज लिखनी है और रिपोर्टिंग एसए 700। तो आप बिल्कुल इजीली इसको कर लोगे, आप बिल्कुल इजीली इसको कर लोगे। अब आ जाइए अपने नेक्स्ट चैप्टर, 2 चैप्टर्स की खत्म हुई है, अब आ जाइए अपने नेक्स्ट चैप्टर पे। अब आ जाइए अमेंडमेंट चैप्टर। कौन से चैप्टर में अमेंडमेंट करते हैं, ऑडिट कमेटी एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस। कौन से चैप्टर में अमेंडमेंट कर रहे हैं, ऑडिट कमेटी एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस। किस में कर रहे हैं, ऑडिट कमेटी एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस। किस में कर रहे हैं, ऑडिट कमेटी एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस। कौन कौन से टॉपिक्स में अमेंडमेंट्स आई हैं, कौन कौन से टॉपिक्स में अमेंडमेंट आई हैं। सबसे पहले अमेंडमेंट आई है आपकी किसमें, कंपोजिशन ऑफ बोर्ड में। किस में आई है, कंपोजिशन ऑफ बोर्ड में। कंपोजिशन ऑफ बोर्ड में अमेंडमेंट आई है, जिसमें अमेंडमेंट किस पे आई है, चेयरपर्सन पे आई है। और ये अमेंडमेंट नवंबर 20 से पहले आ चुकी थी। किससे आ चुकी थी, नवंबर 20 से पहले आ चुकी थी, नवंबर 20 से पहले आ चुकी थी। तो इसको मैं दोबारा आपको रिपीट कर रही हूँ क्योंकि इसको एज अ इंक्लूजन दिखाया गया है। तो कंपोजिशन ऑफ बोर्ड में चेयरपर्सन से रिलेटेड एक अमेंडमेंट आई है। और दूसरा ऑब्लिगेशन ऑफ डायरेक्टर एंड सीनियर मैनेजमेंट, ऑब्लिगेशन ऑफ डायरेक्टर एंड सीनियर मैनेजमेंट, ऑब्लिगेशन ऑफ डायरेक्टर एंड सीनियर मैनेजमेंट। इसमें एक चेंज आया है, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को मीटिंग होल्ड करनी है। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को क्या होल्ड करनी है, मीटिंग होल्ड करनी है। और तीसरी आपकी अमेंडमेंट किसमें आई है, इंफॉर्मेशन टू शेयर होल्डर। किसमें आई है, इंफॉर्मेशन टू शेयर होल्डर्स, आपकी रेगुलेशन 36, रेगुलेशन 36। और फिर आई है डिस्क्लोजर, आपको डिस्क्लोजर देना है। किसका डिस्क्लोजर देना है, इवेंट्स और कंडीशन का, इवेंट्स और कंडीशन का, रेगुलेशन 30। और एक आपको डिस्क्लोजर देना है किसका, रिलेटेड पार्टी का, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस का। तो रिलेटेड पार्टी से रिलेटेड डिस्क्लोजर्स 26 एंड 46। अब आते हैं सबसे पहले कंपोजिशन ऑफ बोर्ड, क्या बताया गया है। चेयरपर्सन ऑफ बोर्ड, किसके बारे में बात कर रही हूं मैं, चेयरपर्सन ऑफ द बोर्ड। जो टॉप 500 लिस्टेड एंटिटीज हैं, जो क्या है, टॉप 500 लिस्टेड एंटिटीज हैं, जो टॉप 500 लिस्टेड एंटिटीज हैं, उनका जो चेयरपर्सन होगा, जो बोर्ड का क्या होगा, चेयरपर्सन होगा, जो बोर्ड का क्या होगा, चेयरपर्सन होगा, वो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होना चाहिए। वो क्या होना चाहिए, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होना चाहिए। और वो एमडी और
सीईओ से रिलेटेड नहीं होना चाहिए, नॉट रिलेटेड टू एमडी और सीईओ, वो एमडी और सीईओ से रिलेटेड नहीं होना चाहिए। क्या बोला गया, जो टॉप 500 लिस्टेड एंटिटीज है, जो टॉप 500 लिस्टेड एंटिटीज है, उनका जो चेयरपर्सन होगा बोर्ड का, जो चेयरपर्सन होगा बोर्ड का, वो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होना चाहिए, और वो एमडी और सीईओ से रिलेटेड नहीं होना चाहिए, वो एमडी और सीईओ से रिलेटेड नहीं होना चाहिए। और ये रिक्वायरमेंट एप्लीकेबल नहीं होगी, ये वाली रिक्वायरमेंट एप्लीकेबल नहीं होगी, ये रिक्वायरमेंट जो चेयरपर्सन एमडी और डब्ल्यूटीडी होना चाहिए, ये रिक्वायरमेंट एप्लीकेबल नहीं होगी। अगर जो इन्होंने स्टॉक एक्सचेंज को क्या सबमिट किया है, जो इन्होंने स्टॉक एक्सचेंज को शेयर होल्डिंग पैटर्न सबमिट किया है, क्या सबमिट किया है, शेयर होल्डिंग पैटर्न सबमिट किया है, अगर उसमें कोई आइडेंटिफिएबल प्रमोटर नहीं है, अगर उसमें कोई आइडेंटिफिएबल प्रमोटर नहीं है, अगर उसमें कोई आइडेंटिफिएबल प्रमोटर नहीं है, तब ये चेयरपर्सन वाली रिक्वायरमेंट एप्लीकेबल नहीं होगी, तब चेयरपर्सन वाली रिक्वायरमेंट एप्लीकेबल नहीं होगी। ये रिक्वायरमेंट कब एप्लीकेबल नहीं होगी, अगर जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है उसमें कोई आइडेंटिफिएबल प्रमोटर नहीं है। अगर आप रिलायंस की बात करो, रिलायंस में मुकेश अंबानी शेयर होल्डिंग पैटर्न में आइडेंटिफिएबल प्रमोटर है, तो रिलायंस इंडस्ट्रीज को ये रिक्वायरमेंट का कंप्लायंस करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप आईटीसी देख लो, वहां आज की डेट में शेयर होल्डिंग में कोई आइडेंटिफिएबल प्रमोटर नहीं है, तो वहां ये रिक्वायरमेंट एप्लीकेबल नहीं होगी। तो चेयरपर्सन वाली रिक्वायरमेंट तब एप्लीकेबल नहीं होगी अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न में कोई आइडेंटिफिएबल प्रमोटर नहीं है, तब ये रिक्वायरमेंट एप्लीकेबल नहीं होगी। और चेयरपर्सन 1 अप्रैल 2022 से पहले क्या होता था, इससे पहले अमेंडमेंट से पहले ये कब से रिक्वायरमेंट थी, 2020 1 अप्रैल 2020 से सभी टॉप 500 लिस्टेड एंटिटी का चेयरपर्सन नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और नॉट रिलेटेड टू एमडी और डब्ल्यूटीडी होना चाहिए। लेकिन अब इसको डेफर कर दिया गया है, और क्या कह दिया गया है, फ्रॉम 1 अप्रैल 2022 विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2022 चेयरपर्सन ऑफ द बोर्ड शैल बी एनईडी और नॉट एनईडी होना चाहिए और नॉट रिलेटेड टू एमडी और सीईओ होना चाहिए। और ये कब रिक्वायरमेंट नहीं लगेगी, अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न में कोई आइडेंटिफिएबल प्रमोटर नहीं है, तो चेयरपर्सन विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2022, पहले क्या होता था, पहले होता था आपका 1 अप्रैल 2020, और इसको डेफर कर दिया गया है 1 अप्रैल 2022, और ये नवंबर से पहले ही डेफर हो गया था। टॉप 500 लिस्टेड एंटिटी का जो चेयरपर्सन होगा बोर्ड का, वो एनईडी होना चाहिए और वो एमडी और सीईओ से रिलेटेड नहीं होना चाहिए। रिलेटिव की डेफिनेशन एज पर द कंपनीज एक्ट होगी, प्रोवाइडेड दैट रिक्वायरमेंट शैल नॉट बी एप्लीकेबल टू द लिस्टेड एंटिटी हु डू नॉट हैव एनी आइडेंटिफिएबल प्रमोटर ऑन द शेयर होल्डिंग पैटर्न फाइल्ड विद द स्टॉक एक्सचेंज। जो आपने स्टॉक एक्सचेंज को शेयर होल्डिंग पैटर्न फाइल किया था, उसमें आज की डेट में कोई आइडेंटिफिएबल प्रमोटर नहीं है, तो आपके ऊपर ये रिक्वायरमेंट एप्लीकेबल नहीं होगी। अब आते हैं ऑब्लिगेशन वाला, ये वाला टॉपिक हो गया हमारा क्लियर। ऑब्लिगेशन में दो बातें इंक्लूड की गई हैं, दो मैटर्स इंक्लूड किए गए हैं। पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स को, किसको, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स को क्या करनी है, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स को एटलीस्ट 1 मीटिंग करनी है, वंस इन अ ईयर। क्या करनी है, मीटिंग करनी है, एटलीस्ट 1 मीटिंग, एटलीस्ट दे शुड मीट एट वंस इन अ ईयर, कि उनको एक मीटिंग होल्ड करनी है, एटलीस्ट 1 मीटिंग होनी चाहिए। किसकी, सभी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स की, सभी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को एटलीस्ट 1 मीटिंग करनी है। सभी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को क्या करनी है, एटलीस्ट वंस इन अ ईयर एक मीटिंग करनी है, एटलीस्ट वंस इन अ ईयर एक मीटिंग करनी है, जिसमें कौन प्रेजेंट नहीं होंगे, जिसमें कौन प्रेजेंट नहीं होंगे, जिसमें नॉन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर प्रेजेंट नहीं होंगे, जिसमें नॉन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर प्रेजेंट नहीं होंगे, और कोई भी मैनेजमेंट एंटिटी का पर्सन प्रेजेंट नहीं होगा, कोई भी मैनेजमेंट एंटिटी का पर्सन प्रेजेंट नहीं होगा। दोबारा से, सभी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को कम से कम वंस मीटिंग करनी है इन अ ईयर, कम से कम एक मीटिंग करनी है, दे शुड मीट एटलीस्ट वंस इन अ ईयर, कि उनको एक मीटिंग होल्ड करनी है। सभी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स को कम से कम एक मीटिंग होल्ड करनी है एटलीस्ट वंस इन अ ईयर। ऑल द इंडिपेंडेंट डायरेक्टर शुड होल्ड 1 मीटिंग एटलीस्ट वंस इन अ ईयर, और जिसमें नॉन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर प्रेजेंट नहीं होंगे। कौन प्रेजेंट नहीं होंगे, नॉन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर प्रेजेंट नहीं होंगे, और कोई भी मैनेजमेंट का पर्सन प्रेजेंट नहीं होगा। और सभी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स को स्ट्राइव करना है, प्रयास करना है कि वो इस मीटिंग में प्रेजेंट हो। ऑल द इंडिपेंडेंट डायरेक्टर शुड स्ट्राइव टू बी प्रेजेंट एट द मीटिंग, और उनको प्रयास करना है, उनको प्रयास करना है कि कम से कम वो मीटिंग में प्रेजेंट हो।
they should try their best to present in the meeting. The independent directors of the listed entity shall hold at least one meeting in a year. उनको क्या होल्ड करनी है, कम से कम एक मीटिंग उनको साल में करनी है, विदाउट प्रेजेंस ऑफ नॉन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, जिसमें कोई नॉन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर प्रेजेंट ना हो, सिर्फ क्या प्रेजेंट हो, सभी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की एक मीटिंग होनी चाहिए इन अ ईयर उनकी कम से कम एक मीटिंग होनी चाहिए जिसमें नॉन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर प्रेजेंट नहीं होंगे और कोई भी मैनेजमेंट का मेंबर प्रेजेंट नहीं होगा, कोई भी मेंबर्स ऑफ मैनेजमेंट प्रेजेंट नहीं होगा और सभी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को स्ट्राइव करना है टू बी प्रेजेंट एट सच मीटिंग, उनको ट्राई करना है, उनको प्रयास करना है कि उनको ट्राई द बेस्ट कि वो उस मीटिंग में प्रेजेंट हो. मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रॉम माय पॉइंट ऑफ व्यू, ऑल द इंडिपेंडेंट डायरेक्टर शुड होल्ड एटलीस्ट वन मीटिंग इन अ ईयर और जिसमें क्या कौन प्रेजेंट नहीं होंगे, नॉन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर प्रेजेंट नहीं होंगे और मेंबर्स ऑफ द मैनेजमेंट प्रेजेंट नहीं होंगे और ऑल द इंडिपेंडेंट डायरेक्टर शुड स्ट्राइव टू बी प्रेजेंट एट द मीटिंग, उनको ट्राई करना है टू द बेस्ट कि वो उस मीटिंग में क्या हो, प्रेजेंट हो. और मिनिमम इंफॉर्मेशन टू बी प्लेस्ड बिफोर द बोर्ड ऑफ द डायरेक्टर इज स्पेसिफाइड इन पार्ट ए ऑफ सेकंड शेड्यूल. पार्ट ए ऑफ सेकंड शेड्यूल में लिस्ट दी हुई है मिनिमम इंफॉर्मेशन टू बी प्लेस्ड बिफोर द बोर्ड ऑफ द डायरेक्टर्स. तो ये इंफॉर्मेशन डायरेक्टर्स के बिफोर प्लेस की जाएगी, ये इंफॉर्मेशन डायरेक्टर के बिफोर प्लेस की जाएगी. आपको ये लिस्ट याद करने की जरूरत नहीं है, अप्रॉक्स 15 पॉइंट्स आपको ये लर्न करने की जरूरत नहीं है. मिनिमम इंफॉर्मेशन टू बी प्लेस्ड बिफोर द बोर्ड इज स्पेसिफाइड इन पार्ट ए ऑफ सेकंड शेड्यूल और आपको ये लिस्ट याद करने की जरूरत नहीं है. इंफॉर्मेशन टू शेयर होल्डर, अगर आपको याद हो रेगुलेशन 36 में हम पहले भी करते थे इंफॉर्मेशन टू शेयर होल्डर कि अगर कोई भी न्यू डायरेक्टर अपॉइंट होता है या रीअपॉइंट होता है तो कुछ इंफॉर्मेशन शेयर होल्डर्स को देनी पड़ती है, ब्रीफ रिज्यूमे ऑफ द डायरेक्टर्स एटसेट्रा. ये पहले भी था, अब क्या किया है, एक पॉइंट को ऐड ऑन कर दिया गया है, कुछ पॉइंट्स को ऐड कर दिया गया है और ये सेम प्रोविजंस है जो हम किस में पढ़ते हैं, जो हम अपने कंपनीज एक्ट में प्रोविजंस पढ़ते हैं. क्या कहा गया, ध्यान से सुनना कि शेयर होल्डर्स, जिन शेयर होल्डर्स का कंपनी के पास क्या है, रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस है, क्या है, रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस है, जिन शेयर होल्डर्स का कंपनी के पास क्या है, रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस है और जिस शेयर होल्डर्स का ईमेल एड्रेस नहीं है, जिस शेयर होल्डर्स का लिस्टेड एंटिटी के शेयर होल्डर्स का जिन शेयर होल्डर्स का रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस है या जिन शेयर होल्डर का रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस नहीं है, अगर रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस है तो उन्हें क्या देनी पड़ेगी, फुल कॉपी देनी पड़ेगी ऑफ एनुअल रिपोर्ट. क्या देनी पड़ेगी, फुल कॉपी ऑफ एनुअल रिपोर्ट. क्या सबमिट करनी पड़ेगी, फुल कॉपी ऑफ एनुअल रिपोर्ट उनको देनी पड़ेगी बाय देयर रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस. उनको सॉफ्ट कॉपी देनी पड़ेगी, किसकी, एनुअल रिपोर्ट की. क्या देनी पड़ेगी, सॉफ्ट कॉपी देनी पड़ेगी, फुल कॉपी ऑफ एनुअल रिपोर्ट की उन्हें सॉफ्ट कॉपी देनी पड़ेगी. और जिन शेयर होल्डर का ईमेल एड्रेस नहीं है, जिन शेयर होल्डर का क्या नहीं है, ईमेल एड्रेस नहीं है, तो उनको क्या देने पड़ेंगे, सेलिएंट फीचर्स ऑफ एनुअल रिपोर्ट. क्या देने पड़ेंगे, सेलिएंट फीचर्स ऑफ एनुअल रिपोर्ट, जो कहां प्रिस्क्राइब्ड है, सेक्शन 136 में प्रिस्क्राइब्ड है. तो आपको वो सेलिएंट फीचर्स ऑफ एनुअल रिपोर्ट देने पड़ेंगे. लेकिन अगर वो फुल कॉपी डिमांड करें तो उनको फुल कॉपी प्रोवाइड करनी पड़ेगी. ऑन द डिमांड आपको फुल कॉपी ऑफ एनुअल रिपोर्ट प्रोवाइड करनी पड़ेगी और ये एनुअल रिपोर्ट की कॉपी उनके पास कम से कम कितने दिन पहले चली जानी चाहिए, 21 डेज बिफोर द एजीएम. कब तक चली जानी चाहिए, 21 डेज बिफोर द एजीएम. और ये बात हम अपने कंपनीज एक्ट में भी पढ़ते थे. शेयर होल्डर्स, लिस्टेड एंटिटी के पास जिन शेयर होल्डर का ईमेल एड्रेस है उनको सॉफ्ट कॉपी में फुल एनुअल रिपोर्ट दी जाएगी और जिनका ईमेल एड्रेस नहीं है तो उनको सेलिएंट फीचर्स ऑफ एनुअल रिपोर्ट दी जाएंगी. और वो सेलिएंट फीचर्स कहां प्रिस्क्राइब है, सेक्शन 136 ऑफ द कंपनीज एक्ट. अनलेस फुल कॉपी इफ रिक्वेस्टेड, अगर उन्होंने फुल कॉपी की रिक्वेस्ट की है तो आपको फुल कॉपी प्रोवाइड करनी पड़ेगी. और ये इंफॉर्मेशन कितने दिन पहले चली जानी चाहिए, बिफोर, मतलब एटलीस्ट 21 डेज बिफोर द एजीएम. एजीएम के कम से कम 21 दिन पहले चली जानी चाहिए. सेम एज in the Companies Act, same as in the Companies Act, the listed entity shall send the soft copy of full annual report to the shareholders who have registered their email address. जिनका email address है उनको soft copy में आपको full annual report देनी है और hard copy के salient features देने हैं of all the document जो prescribe है किसके अंदर, section 136 of the Companies Act और rules made therein under, unless the full annual
रिपोर्ट हैज़ बीन स्पेसिफाइड रिक्वेस्टेड, अगर उन्होंने फुल की रिक्वेस्ट किया तो आपको फुल प्रोवाइड करनी पड़ेगी, और जिनका ईमेल एड्रेस रजिस्टर्ड नहीं है, और ये इन्फॉर्मेशन शुड नॉट बी गिवन शुड नॉट लेस देन 21 डेज बिफोर द एजीएम, मतलब एटलीस्ट 21 डेज बिफोर द एजीएम उनको ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी पड़ेगी। तो सिंपल सी बात, लिस्टेड एंटिटी के शेयर होल्डर्स का अगर रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस आपके पास है तो उनको सॉफ्ट कॉपी में आपको फुल एनुअल रिपोर्ट देनी है, लेकिन अगर आपके पास रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस नहीं है तो हार्ड कॉपी में आपको क्या देनी है, सेलिएंट फीचर्स ऑफ एनुअल रिपोर्ट, जो कहां प्रिस्क्राइब्ड है, सेक्शन 136 ऑफ द कंपनीज एक्ट एंड द रूल्स मेड देयर अंडर। और उसके बाद अगर उन्होंने रिक्वेस्ट की है फुल कॉपी की तो आपको फुल कॉपी प्रोवाइड करनी पड़ेगी, और ये इन्फॉर्मेशन एटलीस्ट 21 डेज बिफोर द एजीएम उनके पास चली जानी चाहिए। तो सेम प्रोविजंस एज इन द कंपनीज एक्ट, और ये सेम हम पहले भी पढ़ते थे कि अगर कोई भी डायरेक्टर अपॉइंट या रीअपॉइंट होता है तो आपको उसको ब्रीफ रिज्यूम देना है, उसका एक्सपर्टीज बताना है, ये हम पहले भी पढ़ते थे। फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डिस्क्लोजर ऑफ इवेंट्स और इंफॉर्मेशन, डिस्क्लोजर ऑफ इवेंट्स और इंफॉर्मेशन रेगुलेशन 30, क्या है रेगुलेशन 30, डिस्क्लोजर ऑफ इवेंट्स एंड इंफॉर्मेशन। जो इवेंट्स और इंफॉर्मेशन क्या है, मटेरियल, ध्यान से सुनना, जो इवेंट्स और इंफॉर्मेशन क्या है, मटेरियल। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के ओपिनियन में, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के ओपिनियन में जो इवेंट्स और इंफॉर्मेशन क्या है, मटेरियल। इन द ओपिनियन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर द इवेंट्स और इंफॉर्मेशन विच आर मटेरियल, इसका डिस्क्लोजर आपको स्टॉक एक्सचेंज को देना होता है, इसका डिस्क्लोजर आपको स्टॉक एक्सचेंज को देना होता है। फॉर एग्जाम्पल, कंपनी ने मर्जर, लिस्टेड एंटिटी ने मर्जर अमलगमेशन किया, डीमर्जर किया, तो ये इंफॉर्मेशन, ये इवेंट और इंफॉर्मेशन क्या है, मटेरियल है। इन द ओपिनियन ऑफ बोर्ड ऑफ द डायरेक्टर्स द इवेंट्स और इंफॉर्मेशन विच आर मटेरियल इट शुड बी डिस्क्लोज, उसको आपको स्टॉक एक्सचेंज को डिस्क्लोज करना पड़ेगा। अब इसके लिए क्या प्रोसीजर होगा, ध्यान से सुनना। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑथराइज करेंगे वन और मोर केएमपी, क्या ऑथराइज करेंगे, वन और मोर केएमपी को ऑथराइज करेंगे, वन और मोर केएमपी को ऑथराइज करेंगे। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑथराइज करेंगे वन और मोर केएमपी, दोबारा से, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑथराइज करेंगे वन और मोर केएमपी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑथराइज करेंगे वन और मोर केएमपी, जिनका पर्पस क्या होगा, डेटरमाइन करना मेटेरियलिटी फॉर द पर्पस ऑफ इवेंट्स और कंडीशन, जो डेटरमाइन करेंगे मेटेरियलिटी ऑफ इवेंट्स और इंफॉर्मेशन, जिसको आपको स्टॉक एक्सचेंज को डिस्क्लोज करना है। और इनका पर्पस होगा उन मटेरियल इवेंट्स और इंफॉर्मेशन को किसको डिस्क्लोज करना, स्टॉक एक्सचेंज को डिस्क्लोज करना। किसको डिस्क्लोज करना, स्टॉक एक्सचेंज को डिस्क्लोज करना। किसको डिस्क्लोज करना, स्टॉक एक्सचेंज को डिस्क्लोज करना। ध्यान से सुनना, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑथराइज करेंगे वन और मोर केएमपी, जो डिटरमाइन करेगा मेटेरियलिटी फॉर इवेंट्स और कंडीशन, वो डिटरमाइन करेगा द पर्पस ऑफ डिटरमाइनिंग मेटेरियलिटी फॉर इवेंट्स और कंडीशन, और उसको स्टॉक एक्सचेंज को डिस्क्लोजर करेगा। क्या करेगा, पर्पस फॉर डिस्क्लोजर टू द स्टॉक एक्सचेंज, वो उस इवेंट्स और इंफॉर्मेशन जो मटेरियल है उसको किसको डिस्क्लोज करेगा, स्टॉक एक्सचेंज को डिस्क्लोज करेगा, स्टॉक एक्सचेंज को डिस्क्लोज करेगा। और इसके कॉन्टैक्ट डिटेल्स, और उसके कॉन्टैक्ट डिटेल्स कहां दिए जाएंगे, उसके कॉन्टैक्ट डिटेल्स स्टॉक एक्सचेंज को दिए जाएंगे एज वेल एज वेबसाइट पे दिए जाएंगे। और कॉन्टैक्ट डिटेल्स कहां दिए जाएंगे, स्टॉक एक्सचेंज पे दिए जाएंगे और वेबसाइट पे दिए जाएंगे। और उसके कॉन्टैक्ट डिटेल्स स्टॉक एक्सचेंज पे भी दिए जाएंगे और वेबसाइट पे भी दिए जाएंगे। और उस मटेरियल इवेंट्स और इंफॉर्मेशन को वेबसाइट पे भी होस्ट किया जाएगा, वेबसाइट पे भी डाला जाएगा फॉर एटलीस्ट 5 इयर्स, वो कम से कम 5 साल के लिए वेबसाइट पे उन मटेरियल इवेंट्स और इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज किया जाएगा, होस्ट किया जाएगा। अब पढ़ते हैं क्या पढ़ा, जो भी मटेरियल, जो बोर्ड की ओपिनियन में जो भी मटेरियल इवेंट्स और इंफॉर्मेशन है उसका डिस्क्लोजर देना पड़ेगा। अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑथराइज करेगा वन और मोर केएमपी, क्या करेगा, ऑथराइज करेगा वन और मोर केएमपी, जो क्या डिटरमाइन करेगा, मेटेरियलिटी, क्या डिटरमाइन करेगा, मेटेरियलिटी ऑफ इवेंट्स और इंफॉर्मेशन। और उसको मटेरियल इवेंट्स को वो स्टॉक एक्सचेंज को क्या करेगा, डिस्क्लोज करेगा। और उसकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स दी जाएंगी, वेबसाइट पे भी दी जाएंगी और स्टॉक एक्सचेंज को भी दी जाएंगी। और ये इंफॉर्मेशन वेबसाइट पर इन इवेंट्स, मटेरियल इवेंट्स और इंफॉर्मेशन, मटेरियल इवेंट्स और इंफॉर्मेशन ये वेबसाइट पे होस्ट कहेंगे कम से कम 5 साल तक ये इंफॉर्मेशन वेबसाइट पे प्लेस की जाएगी, या फिर एज पर द एक्चुअल पॉलिसी ऑफ द कंपनी, एज पर द
policy of the listed entity. Every listed entity shall make disclosure of events or information which in the opinion of board of directors of listed entity is material. Board of director authorize करेंगे one or more KMP for the purpose of determining materiality of events or information और for the purpose of making disclosures to stock exchange. और जो इसके उनके contact details होंगे इन personnel के, जो KMP के contact details होंगे, इसको stock exchange को भी disclose किया जाएगा और listed entity की website पे भी disclose किया जाएगा और ये डिस्क्लोजर वेबसाइट पे कम से कम 5 साल तक दिया जाएगा, 5 साल तक दिया जाएगा। समझ आई बात, क्या बोला गया? जो मटेरियल इवेंट्स और इंफॉर्मेशन इन द ओपिनियन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, जो मटेरियल इवेंट्स और इंफॉर्मेशन है इसका डिस्क्लोजर दिया जाएगा। इसके लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर वन और मोर केएमपी क्या करेंगे? ऑथराइज करेंगे, जो डिटरमाइन करेगा मटेरियलिटी और वो स्टॉक एक्सचेंज को डिस्क्लोजर देगा अंडर दिस रेगुलेशन। और उसके कॉन्टैक्ट डिटेल्स वेबसाइट पे भी प्लेस किए जाएंगी और स्टॉक एक्सचेंज को भी डिस्क्लोज किए जाएंगे और वेबसाइट पे इस इंफॉर्मेशन को होस्ट किया जाएगा फॉर एटलीस्ट 5 ईयर्स। मटेरियल इवेंट्स और इंफॉर्मेशन को होस्ट किया जाएगा ऑन द वेबसाइट फॉर एटलीस्ट 5 years। क्लियर हुई बात? ये हो गई आपकी रेगुलेशन 30। फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू दिस रेगुलेशन वाज इंपॉर्टेंट। अब आ जाइए रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर्स। अब क्या आ जाइए? रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर। ये हम पहले भी करते हैं, ये हम पहले भी करते हैं। अब आ जाइए रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर्स। क्या है रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर? इसमें सिर्फ एक ही टॉपिक है जिसको मुझे करवाना है और सभी हम पहले कर चुके हैं। ध्यान से सुनना, सभी स्टॉक एक्सचेंज पे आपको क्या करना पड़ेगा? सभी लिस्टेड एंटिटी को कंप्लायंस क्या देनी पड़ेगी? कंप्लायंस रिपोर्ट ऑन कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या देनी पड़ेगी? क्वार्टरली कंप्लायंस रिपोर्ट ऑन कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या देनी पड़ेगी? क्वार्टरली कंप्लायंस रिपोर्ट ऑन कॉर्पोरेट गवर्नेंस। कॉर्पोरेट गवर्नेंस, एक सेकेंड, सभी लिस्टेड एंटिटी को क्या देनी पड़ेगी? क्वार्टरली कंप्लायंस रिपोर्ट ऑन द कॉर्पोरेट गवर्नेंस। जैसे ही क्वार्टर एंड होगा, एट द क्लोज ऑफ द क्वार्टर, एट द क्लोज ऑफ द क्वार्टर, विद इन 15 डेज, विद इन 15 डेज ऑफ द क्लोज ऑफ द क्वार्टर, जिस दिन क्वार्टर खत्म होगा उसके विद इन 15 डेज आपको क्या देनी है? क्वार्टरली कंप्लायंस रिपोर्ट ऑन कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या देनी है? क्वार्टरली कंप्लायंस रिपोर्ट ऑन कॉर्पोरेट गवर्नेंस टू द स्टॉक एक्सचेंजेस। आपको स्टॉक एक्सचेंज को विद इन 15 डेज ऑफ द क्लोज ऑफ द क्वार्टर, विद इन 15 डेज ऑफ द क्लोज ऑफ द क्वार्टर आपको क्या देनी है? क्वार्टरली कंप्लायंस रिपोर्ट ऑन कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या देनी है? क्वार्टरली कंप्लायंस रिपोर्ट ऑन द कॉर्पोरेट गवर्नेंस। जिसको कौन साइन करेगा? जिसको कंप्लायंस ऑफिसर या फिर सीईओ साइन करेगा। कौन साइन करेगा? कंप्लायंस ऑफिसर या फिर सीईओ साइन करेगा। और इसके साथ क्या जाएंगी? सभी मटेरियल रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस का डिस्क्लोजर भी जाएगा। क्या जाएगा? सभी मटेरियल रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस का डिस्क्लोजर जाएगा। सभी मटेरियल रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस का क्या जाएगा? डिस्क्लोजर जाएगा। और रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस के लिए जो पॉलिसी बनाई है इसको वेबसाइट पे प्लेस किया जाएगा। रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस के लिए, रिलेटेड पार्टी के लिए जो भी पॉलिसी बनाई है उसको वेबसाइट पे प्लेस किया जाएगा। ये हम पहले भी पढ़ते हैं। द लिस्टेड एंटिटी शैल सबमिट अ क्वार्टरली कंप्लायंस रिपोर्ट ऑन कॉर्पोरेट गवर्नेंस टू बाय द बोर्ड इन द फॉर्मेट एज स्पेसिफाइड बाय द बोर्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम टू द रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज विद इन 15 डेज ऑफ द क्लोज ऑफ द क्वार्टर। क्लोज ऑफ द क्वार्टर के विद इन 15 डेज आपको क्वार्टरली कंप्लायंस रिपोर्ट सबमिट करनी है। किसको? स्टॉक एक्सचेंज को। और इसके साथ सभी मटेरियल पार्टी, सभी मटेरियल ट्रांजैक्शंस विद द रिलेटेड पार्टी को भी डिस्क्लोज किया जाएगा, उसकी भी डिटेल्स जाएंगी। और इसको रिपोर्ट को कौन साइन करेगा? कंप्लायंस ऑफिसर या फिर सीईओ ऑफ द लिस्टेड एंटिटी साइन करेगा। और द कंपनी शैल डिस्क्लोज द पॉलिसी ऑन डीलिंग विद रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन। तो जो आपने रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस के लिए पॉलिसीज बनाई हैं इसको वेबसाइट पे दिया जाएगा और एनुअल रिपोर्ट में उस वेब लिंक प्रोवाइड किया जाएगा। एनुअल रिपोर्ट में उस वेब लिंक प्रोवाइड किया जाएगा और आपको एएस के अकॉर्डिंग भी डिस्क्लोजर देना है। अब ये हम पहले भी पढ़ते थे। लिस्टेड एंटिटी शैल डिस्क्लोज ट्रांजैक्शन ऑफ लिस्टेड एंटिटी विद एनी पर्सन और एंटिटी बिलोंगिंग टू प्रमोटर और प्रमोटर ग्रुप। अगर लिस्टेड एंटिटी ने कोई भी ट्रांजैक्शन की है, लिस्टेड एंटिटी ने कोई भी ट्रांजैक्शन की है विद द पर्सन और एंटिटी, विद द पर्सन और एंटिटी रिलेटिंग टू प्रमोटर या फिर प्रमोटर ग्रुप जो क्या होल्ड करते हैं? मोर देन 10% ऑफ शेयर होल्डिंग। मोर देन 10%, 10% और मोर शेयर होल्डिंग, जो 10% या मोर शेयर होल्डिंग होल्ड करते हैं। अगर लिस्टेड एंटिटी ने कोई भी ऐसे पर्सन या फिर एंटिटी के साथ ट्रांजैक्शन की है, लिस्टेड एंटिटी ने कोई भी पर्सन या फिर एंटिटी के साथ ट्रांजैक्शंस की हैं, कोई भी ऐसे रिलेटेड एंटिटी और पर्सन के साथ ट्रांजैक्शन की है जो किससे रिलेटेड है? प्रमोटर या फिर प्रमोटर ग्रुप। क्या बोला गया है? लिस्टेड एंटिटी ने कोई भी ऐसे पर्सन और एंटिटी से क्या किए
है, ट्रांजैक्शन की है, जो किससे रिलेटेड है, जो रिलेटेड है प्रमोटर या फिर प्रमोटर ग्रुप से, जो किससे रिलेटेड है, प्रमोटर या फिर प्रमोटर ग्रुप से, जो कितना होल्ड करता है, 10% और मोर शेयर होल्डिंग होल्ड करता है। क्या होल्ड करता है, जिसके पास 10% या उससे ज्यादा की शेयर होल्डिंग है। कोई ऐसा प्रमोटर या फिर प्रमोटर ग्रुप जिसके पास 10% या फिर 10% से ज्यादा की शेयर होल्डिंग है, अगर आपने उसके कोई भी ऐसे पर्सन के साथ, कोई भी ऐसा पर्सन और एंटिटी जो रिलेटेड है प्रमोटर या फिर प्रमोटर ग्रुप जिनके पास 10% या फिर उससे ज्यादा की शेयर होल्डिंग है, तो आपको इसको एनुअल रिजल्ट्स में क्या करना पड़ेगा, इसको प्रिस्क्राइब, देखो शेयर होल्डिंग ऑफ द लिस्ट इन द फॉर्मेट प्रिस्क्राइब्ड इन द रेलेवेंट स्टैंडर्ड्स फॉर द एनुअल रिजल्ट्स, आपको इसको डिस्क्लोज करना पड़ेगा, आपको इन ट्रांजैक्शंस को डिस्क्लोज करना पड़ेगा। दिस इज द चेंज, ध्यान से समझना जो रेड में है। जैसे ही लिस्टेड एंटिटी, जैसे ही लिस्टेड एंटिटी पब्लिश करेगी, जैसे ही क्या करेगी, लिस्टेड एंटिटी पब्लिश करेगी अपने हाफ ईयर, जैसे ही लिस्टेड एंटिटी पब्लिश करेगी अपने हाफ ईयर स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट या फिर कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जैसे ही लिस्टेड एंटिटी पब्लिश करेगी अपने हाफ ईयर स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट या फिर कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उसके विदिन 30 डेज, उसके विदिन 30 डेज, उसके विदिन 30 डेज, उसके विदिन 30 डेज आपको क्या प्रोवाइड करनी है, क्या डिस्क्लोज करनी है, आपको डिस्क्लोज करनी है, क्या डिस्क्लोज करनी है, ट्रांजैक्शंस विद रिलेटेड पार्टी ऑन कंसोलिडेटेड बेसिस, ट्रांजैक्शंस विद रिलेटेड पार्टी ऑन कंसोलिडेटेड बेसिस, लिस्टेड एंटिटी को सबमिट करनी है विदिन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ स्टैंड अलोन या फिर कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर हाफ ईयर। डिस्क्लोजर ऑफ रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन करने आपको ऑन द कंसोलिडेटेड basis in the format specified in AS for the annual results to the stock exchange and publish करना है same on the website। देखो क्या बोला गया, listed entity को जैसे ही लिस्टेड एंटिटी पब्लिश करेगी अपने हाफ ईयर स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट या फिर कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उसके विद इन 30 डेज आपको डिस्क्लोज करनी है रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन ऑन कंसोलिडेटेड बेसिस, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन ऑन कंसोलिडेटेड बेसिस। किसको डिस्क्लोज करनी है, एक तो स्टॉक एक्सचेंज को, एक तो स्टॉक एक्सचेंज को और दूसरा आपको अपनी वेबसाइट पे, दूसरा आपको अपनी वेबसाइट पे। क्या बोला गया, जैसे ही लिस्टेड एंटिटी पब्लिश करेगी अपने हाफ ईयर कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स या फिर स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो उसके विद इन 30 डेज आपको रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस ऑन कंसोलिडेटेड बेसिस को डिस्क्लोज करना है, एक तो स्टॉक एक्सचेंज को और इसको प्लेस करना है ऑन द वेबसाइट, ऑन द वेबसाइट। ये हमारी हुई अमेंडमेंट खत्म। कौन सी अमेंडमेंट खत्म हो गई, ऑडिट कमेटी एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस में हमने 4 अमेंडमेंट्स पढ़ी। क्विकली रिवाइज करते हैं। पहला हमने कौन सी अमेंडमेंट पढ़ी, पहले हमने अमेंडमेंट पढ़ी, कौन सी अमेंडमेंट पढ़ी कि पहली अमेंडमेंट पढ़ी कि चेयरपर्सन ऑफ द बोर्ड क्या होना चाहिए, टॉप 500 लिस्टेड एंटिटी का चेयरपर्सन ऑफ द बोर्ड क्या होना चाहिए, एनईडी होना चाहिए और नॉट रिलेटेड टू एमडी और सीईओ होना चाहिए। और ये रिक्वायरमेंट कब एप्लीकेबल नहीं होगी, अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न में, अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न में कोई आइडेंटिफाइबल प्रमोटर नहीं है। और ये रिक्वायरमेंट से कब से कंप्लाई करना है, विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2022। और सेकंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, सभी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को क्या होल्ड करनी है, मीटिंग होल्ड करनी है, एटलीस्ट 1 मीटिंग इन अ ईयर। आपको साल में एक बार क्या होल्ड करनी है, कम से कम एक मीटिंग आपको साल में करनी है, जिसमें कौन प्रेजेंट नहीं होंगे, नॉन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर प्रेजेंट नहीं होंगे और कोई मेंबर ऑफ मैनेजमेंट प्रेजेंट नहीं होगा। और सभी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को स्ट्राइव करना है टू बी प्रेजेंट एट द मीटिंग। और पार्ट ए ऑफ सेकंड शेड्यूल, पार्ट ए ऑफ शेड्यूल सेकंड में जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की है, मिनिमम इंफॉर्मेशन टू बी प्लेस्ड बिफोर द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, मिनिमम इंफॉर्मेशन टू बी प्लेस्ड बिफोर द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। उसके बाद हमने थर्ड क्या पढ़ा, इन्फॉर्मेशन टू शेयर होल्डर। सेम कि एनुअल रिपोर्ट की फुल कॉपी देनी पड़ेगी अगर रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस है, और अगर रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस नहीं है तो आपको हार्ड कॉपी में सेलिएंट फीचर्स देने पड़ेंगे अनलेस रिक्वेस्टेड फॉर द फुल रिपोर्ट। और ये इन्फॉर्मेशन उनको 21 डेज बिफोर एजीएम चली जानी चाहिए, सेम एज पर द कंपनीज एक्ट प्रोविजन। फिर हमने क्या पढ़ा, इवेंट्स और इन्फॉर्मेशन, डिस्क्लोजर ऑफ इवेंट्स और इन्फॉर्मेशन। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के ओपिनियन में जो भी इवेंट्स और इन्फॉर्मेशन मटेरियल है उसका डिस्क्लोजर देना पड़ेगा। इसके लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर 1 और मोर केएमपी ऑथराइज करेंगे फॉर द पर्पस ऑफ डिटरमाइनिंग मटेरियलिटी और फॉर मेकिंग डिस्क्लोजर्स टू द स्टॉक एक्सचेंज। और उन पर्सनल की कॉन्टैक्ट डिटेल्स, वेब
वेबसाइट पे भी प्लेस की जाएंगी और स्टॉक एक्सचेंज को भी डिस्क्लोज की जाएंगी। और ये सिग्निफिकेंट जो भी मटेरियल इवेंट्स और इन्फॉर्मेशन इसको 5 साल तक वेबसाइट पे प्लेस किया जाएगा। और अब आते हैं रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस। तो क्या पड़ा, लास्ट जो अमेंडमेंट थी उसी को डिस्कस करती हूँ। जैसे ही लिस्टेड एंटिटी पब्लिश करेगी अपने हाफ ईयर कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल रिजल्ट्स एंड स्टैंड अलोन फाइनेंशियल रिजल्ट्स, उसके विद इन 30 डेज रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस कंसोलिडेटेड बेसिस पे डिस्क्लोज किए जाएंगे, एक तो स्टॉक एक्सचेंज को और दूसरा वेबसाइट पे प्लेस किए जाएंगे। ये हो गई आपकी अमेंडमेंट किसकी, ऑडिट कमेटी एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस की। अब हम कंपनीज एक्ट की, अब हम किसकी अमेंडमेंट कर रहे हैं, सीएफएस कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। किसकी अमेंडमेंट कर रहे हैं, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कौन सी अमेंडमेंट कर रहे हैं, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ध्यान से सुनना, देखो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, जो भी आप कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की ऑडिट करोगे तो आपको फॉलो करना पड़ेगा गाइडेंस नोट ऑन ऑडिट ऑफ कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। देखो 25 मई 2017 से पहले क्या होता था, देखो अब मैं आपको बताती हूँ, जैसे गाइडेंस नोट को अमेंड किया गया, आईसीआई ने अनाउंसमेंट की और गाइडेंस नोट को क्या किया, अमेंड किया। और ये अमेंड कब किया, 2017 में। तो 21 मई 2017 से पहले क्या होता था और 2017 के बाद क्या होता है, ये अमेंडमेंट 2017 में आ गई थी, लेकिन इसको हाईलाइट करके अब हमारे मॉड्यूल में डाला गया है। ध्यान से सुनना। फॉर एग्जांपल एच लिमिटेड एक होल्डिंग कंपनी है। एच लिमिटेड एक क्या है, होल्डिंग कंपनी है। एच लिमिटेड एक क्या है, होल्डिंग कंपनी है। इसके ऑडिटर है मिस्टर एच, इसके ऑडिटर है मिस्टर एच। और एस लिमिटेड एक सब्सिडरी कंपनी है। एस लिमिटेड एक सब्सिडरी कंपनी है जिसके ऑडिटर कौन है, मिस्टर एस। अब मिस्टर एस अपनी क्या बनाएंगे, एनुअल रिपोर्ट, अपनी क्या बनाएंगे, ऑडिट रिपोर्ट बनाएंगे। मिस्टर एस अपनी क्या बनाएंगे, अपनी ऑडिट रिपोर्ट बनाएंगे। और मिस्टर एच किसकी, मिस्टर एस की ऑडिट रिपोर्ट को कंसीडर करेगा। मिस्टर एस की ऑडिट रिपोर्ट को, वो कंपोनेंट के ऑडिटर की रिपोर्ट को क्या करेगा, कंसीडर करेगा। क्या करेगा, कंसीडर करेगा। मान लो मिस्टर एस ने अपनी ऑडिट रिपोर्ट में क्या दी हुई है, ऑब्जर्वेशंस दी हुई हैं। अगर इसने कोई क्या दी हुई है, ऑब्जर्वेशन दी हुई है, फॉर एग्जांपल उसने मॉडिफिकेशन या फिर क्या दिया हुआ है, ईयूएम दिया हुआ है। 705 में मॉडिफिकेशन या फिर 706 में अगर उसने ईयूएम दिया हुआ है। 2017 से पहले क्या होता था कि जो प्रिंसिपल ऑडिटर है, जो क्या है, प्रिंसिपल ऑडिटर है, और जो कंपोनेंट का ऑडिटर है, अगर कंपोनेंट के ऑडिटर ने कोई भी क्या दी हुई है, ऑब्जर्वेशन दी हुई है, कंपोनेंट के ऑडिटर ने कोई भी ऑब्जर्वेशन दी हुई है, फॉर एग्जांपल अगर उसने कोई मॉडिफिकेशन या फिर ईयूएम दिया हुआ है एज पर एसए 705 एंड 706, अगर उसने कोई मॉडिफिकेशन या फिर ईयूएम दिया हुआ है तो प्रिंसिपल ऑडिटर उसको कंसीडर करेगा रिगार्डलेस ऑफ मटेरियलिटी। क्या करेगा, रिगार्डलेस ऑफ मटेरियलिटी उसको कंसीडर करेगा। अब रिगार्डलेस ऑफ मटेरियलिटी को काट दिया गया और क्या कहा कि उसको एसए 600 के प्रोविजंस लगाने पड़ेंगे। किसको अप्लाई करना पड़ेगा, एसए 600 को अप्लाई करना पड़ेगा। और वो कंसीडर करेगा मटेरियलिटी। वो किसको कंसीडर करेगा, अगर कंपोनेंट के ऑडिटर ने कोई भी ऑब्जर्वेशन दी है, कोई मॉडिफिकेशन या ईयूएम दिया है, कोई मॉडिफिकेशन या फिर ईयूएम दिया है, तो प्रिंसिपल ऑडिटर क्या करेगा, कंसीडर करेगा मटेरियलिटी, कंसीडर करेगा मटेरियलिटी। उस मटेरियलिटी को कंसीडर करके ही वो ऑब्जर्वेशन को कंसीडर करेगा। अब ध्यान से सुनना, फॉर एग्जांपल अगर प्रिंसिपल ऑडिटर ऑडिट रिपोर्ट ऑब्जर्वेशन कंसीडर कर रहा है, किसकी ऑब्जर्वेशन कंसीडर कर रहा है, कंपोनेंट ऑडिटर की ऑब्जर्वेशन कंसीडर कर रहा है। अब वो देखेगा कि जो उसने मॉडिफिकेशंस दी हैं वो मटेरियल है फॉर कंसोलिडेटेड एज अ होल या मटेरियल नहीं है। अगर वो कंसोलिडेटेड एज अ होल अगर वो मटेरियल है तो वो अपनी ऑडिट रिपोर्ट में इंक्लूड करेगा, लेकिन अगर वो मटेरियल नहीं है तो वो अपनी ऑडिट रिपोर्ट में इंक्लूड नहीं करेगा। तो उस ऑब्जर्वेशन को वो मटेरियलिटी का कंसेप्ट लगाएगा और आफ्टर अप्लाइंग द कंसेप्ट ऑफ मटेरियलिटी वो देखेगा कि उसको एज अ कंसोलिडेटेड बेसिस पे उस मॉडिफिकेशन को देने की रिक्वायरमेंट है या देने की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो कंसेप्ट ऑफ मटेरियलिटी विल बी applicable while considering the observation given by the कंपोनेंट ऑडिटर। तो जब भी वो कंपोनेंट ऑडिटर की ऑब्जर्वेशन को कंसीडर करेगा तो वो मटेरियलिटी का कंसेप्ट अप्लाई करेगा, उसको एसए 600 अप्लाई करना पड़ेगा। अब पढ़ते हैं ऑब्जर्वेशन। अगर कोई भी ऑब्जर्वेशन दी है, मॉडिफिकेशन या फिर ईयूएम दिया है इन अकॉर्डेंस विद एसए 705, किसने, कंपोनेंट ऑडिटर ने, इन हिज स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट द प्रिंसिपल ऑफ एसए 600 विल बी अप्लाई। द कंसेप्ट ऑफ मटेरियलिटी विल बी कंसीडर while considering the observation of
कंपोनेंट ऑडिटर, इसको हम बोल सकते हैं ये अमेंडमेंट कब आ गई थी? 2017 में आईसीआई ने अनाउंसमेंट देकर अपने गाइडेंस नोट को अमेंड कर लिया था। तो क्या बोला गया कि अगर कंपोनेंट ऑडिटर ने कोई भी ऑब्जर्वेशन दी है तो कंपोनेंट ऑडिटर की ऑब्जर्वेशन को कंसीडर करते समय प्रिंसिपल ऑडिटर कंसेप्ट ऑफ मटेरियलिटी को अप्लाई करेगा। किसको अप्लाई करेगा? मटेरियलिटी को अप्लाई करेगा। अब आते हैं कंपनी ऑडिट में चेंजेस। अब ध्यान से सुनना, जो स्टूडेंट्स May 21 में अटेम्प्ट दे रहे हैं, जो स्टूडेंट किस में अटेम्प्ट दे रहे हैं? May 21 में अपीयर हो रहे हैं। जो स्टूडेंट्स May 21 में अपीयर हो रहे हैं, इनमें कंपनीज एक्ट में जो 30 अक्टूबर तक अमेंडमेंट नोटिफाई हुई होती है वो आपके सिलेबस में होती है। तो 30 अक्टूबर तक कोई भी नोटिफिकेशन, कोई भी अमेंडमेंट नोटिफाई नहीं हुई थी, लेकिन 30 अक्टूबर के बाद ही जो नोटिफिकेशन है वो अमेंड हुई हैं। तो मैं आपको सिर्फ ओवरव्यू दे देती हूँ कि क्या कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2020 में इंक्लूड किया गया था और वो कब कब नोटिफाई हुआ है। वो क्या कहते हैं, नोटिफाई हुआ है आपका 21 दिसंबर को नोटिफाई हुआ है। कब इफेक्टिव हुआ है ये अमेंडमेंट? इफेक्टिव है 21 दिसंबर से। अब मैं पढ़ती हूँ क्या बोला गया। सेक्शन 140 किस में अमेंडमेंट है मैं बता देती हूँ। सेक्शन 140 सबसेक्शन 2, सेकेंड अमेंडमेंट किस में? आपके सेक्शन 143 में। और सेक्शन 143 की अमेंडमेंट नवंबर से पहले आ चुकी थी और ये हम पहले भी अपने रेगुलर क्लास में कवर कर चुके हैं। और थर्ड अमेंडमेंट आपकी किस में है? सेक्शन 147 में है। किस में है? सेक्शन 147 में है। 143 में है, देन 143(15) में है, 143(15) में है, देन आपकी सेक्शन 147 में है, सेक्शन 147 में है। फटाफट पढ़ते हैं क्या क्या अमेंडमेंट है। सभी पेनल्टीज अमेंड की गई हैं। सेक्शन 140 आपका किस पे है? रेजिग्नेशन। अगर ऑडिटर रिजाइन करता है, रिजाइन करता है तो उसको कंपनी को बताना होता है और उसको आरओसी को एडीटी 3 में विदिन 30 डेज बताना होता है और उसको गवर्नमेंट कंपनी के केस में सीएजी को भी बताना होता है। अगर ऑडिटर ने इसका कंप्लाई नहीं किया, इफ ही फेल्स टू कंप्लाई विद द प्रोविजंस ऑफ रेजिग्नेशन, अगर उसने इन प्रोविजंस का कंप्लाई नहीं किया, अगर उन्होंने प्रोविजन का कंप्लाई नहीं किया तो उसके ऊपर क्या लगती है? पेनल्टी लगती है। कितनी पेनल्टी थी अगर आपको याद हो? उसको पेनल्टी लगेगी मिनिमम 50,000 और रेमनरेशन विच एवर इज लेस। कितनी लगेगी? मिनिमम 50,000 और रेमनरेशन विच एवर इज लेस। उसको पेनल्टी कितनी लगेगी? 50,000 और रेमनरेशन विच एवर इज लेस। और इन द केस ऑफ कॉन्टिन्यूइंग फेलियर 500 रुपीज पर डे। कितनी लगेगी? 500 रुपीज पर डे। कितनी लगेगी? 500 रुपीज पर डे इन द केस ऑफ कॉन्टिन्यूइंग फेलियर। और मैक्सिमम इट कैन एक्सटेंड टू 5 लाख। अब इस 5 लाख को रिमूव कर दिया गया है और 5 लाख को रिप्लेस कर दिया गया है 2 लाख से। और अब प्रोविजन क्या रह गया कि अगर ऑडिटर रेजिग्नेशन के प्रोविजन से कंप्लाई नहीं करता तो उसके ऊपर पेनल्टी कितनी लगेगी? 50,000 और रेमनरेशन विच एवर इज लेस और 500 पर डे इन द केस ऑफ कॉन्टिन्यूइंग फेलियर, अप मैक्सिमम अप टू 2 लाख। जो पहले क्या होता था 5 लाख। लेकिन ये इफेक्ट कब में आया? ये अमेंडमेंट कब से इफेक्टिव है? 21 दिसंबर 2020 से। कब से इफेक्टिव है? 21 दिसंबर 2020 से। फटाफट पढ़ लेते हैं क्या बोला है। देखो, एज पर द कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2020 इन एडिशन टू सेक्शन 140 ऑफ द प्रिंसिपल एक्ट अंडर सेक्शन सबसेक्शन 3 फॉर द 5 लाख शुड बी रिप्लेस्ड विद 2 लाख इफ द ऑडिटर डज नॉट कंप्लाई विद द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 140 subsection 2 or if it shall be liable to the penalty of 50,000 or an amount equal to remuneration whichever is less. In case of continuing failure 500 rupees each day after the first day during such failure continues subject to the maximum 5 lakh. अब इस 5 लाख की जगह पर क्या आ जाएगा? 2 लाख आ जाएगा। और ये कब से इफेक्टिव है? 21 दिसंबर 2020 से। और ये अमेंडमेंट हो गई आपकी सेक्शन 140 सबसेक्शन 3। ठीक है, अगर आप 2 से कंप्लाई नहीं करते तो आपके ऊपर इतनी पेनल्टीज लगेंगी। अब आते हैं सेक्शन 143 मोस्ट इंपॉर्टेंट, और ये हम पहले भी कवर कर चुके हैं, ध्यान से सुनना क्या है। सेक्शन 197 सब सेक्शन 16, सेक्शन 197 सब सेक्शन 16 क्या कहता है कि ऑडिटर को अपनी ऑडिट रिपोर्ट में बताना है, अंडर सेक्शन 143 ऑडिटर को अंडर सेक्शन 143 अपनी ऑडिट रिपोर्ट में बताना है whether the managerial remuneration has been paid in accordance with the provisions of section 197। क्या जो managerial remuneration है वो as per the provision of section 197 दिया है या नहीं दिया। जो managerial remuneration है वो as per the provisions of section 197 दिया है या नहीं दिया। whether the managerial remuneration has been paid in accordance with the provisions of
इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ दिस सेक्शन, मतलब 197 के, और अगर एक्सेस में दिया है, अगर वेदर द रेमनरेशन हैज बीन पेड इन द एक्सेस, तो आपको एक्सेस रेमनरेशन बताना पड़ेगा। तो सेक्शन 143 के अंदर ऑडिटर को बताना पड़ेगा वेदर द मैनेजर रेमनरेशन हैज बीन पेड इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 197, और ये बात लिखी हुई है सेक्शन 197 सबसेक्शन 16 में कि ऑडिटर को सेक्शन 143 में बताना पड़ेगा कि वेदर द रेमनरेशन हैज बीन पेड इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 197 एंड इफ इट इज पेड इन द एक्सेस, तो ऑडिटर आपको ये बात बतानी पड़ेगी। और एज पर द एडवाइजरी ऑफ द इंस्टीट्यूट, अगर आपको याद हो ऐसे 700 में जब ऑडिटर ऑडिट रिपोर्ट बनाता है तो उसकी ऑडिट रिपोर्ट के दो सेक्शन होते हैं, एक तो रिपोर्ट ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट और दूसरा रिपोर्ट ऑन अदर लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट, रिपोर्ट ऑन अदर लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट। तो ये वाली डिस्क्लोजर्स की मैनेजरियल रेमुनरेशन एज पर द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 197 गया है या नहीं गया, आपको किस में बताना पड़ेगा, रिपोर्ट ऑन अदर लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट। फटाफट पढ़ते हैं सेक्शन 143, द ऑडिटर ऑफ द कंपनी। और वैसे अगर हम कारो 2016 की बात करें तो कारो 2016 की बात करें तो पैरा 3 क्लॉज 11 में भी ऑडिटर बताता है वेदर द मैनेजरियल रेमुनरेशन हैज बीन पेड इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 197। The auditor of the company shall in his report under section 143 make a statement as to whether the remuneration paid by the company to its director in accordance with the provisions of this section, मतलब 197 के हिसाब से, क्योंकि ये बात कहाँ लिखी हुई है, सेक्शन 197 सब सेक्शन 16 में लिखा हुआ है कि ऑडिटर को सेक्शन 143 में रिपोर्ट करनी है whether the remuneration has been paid in accordance with the provisions of this section, whether remuneration paid to any director is in excess of the limit laid down under this section, give such other detail as may be prescribed। आपको डिटेल्स प्रोवाइड करनी पड़ेगी। और एज पर द एडवाइजरी ऑफ द ICI, ये रिपोर्टिंग ऑडिटर को कौन से सेक्शन में करनी है, रिपोर्ट ऑन अदर लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट। अगर आप इन्फोसिस वगैरह की नॉर्मल क्लासेस में, तो मैं आपको रिपोर्ट भी दिखाती हूँ, तो इसको 143 सबसेक्शन 3 के लास्ट में दिखाया है बहुत सारी कंपनीज ने। अब आ जाइए सेक्शन 143 सबसेक्शन 15, सेक्शन 143 सबसेक्शन 12 क्या कहता है, सेक्शन 143 सबसेक्शन 12 किस पे है, रिपोर्टिंग ऑफ फ्रॉड पे है। किस पे है, रिपोर्टिंग ऑफ फ्रॉड पे है। रिपोर्टिंग ऑफ फ्रॉड में क्या होता है कि अगर फ्रॉड 1 करोड़ या उससे ज्यादा है तो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट को बताना होता है। तो ये पूरा मैनर ऑफ रिपोर्टिंग हम पढ़ते हैं अपनी नॉर्मल क्लास में। अब लेकिन सेक्शन 143 सबसेक्शन 15 में क्या है, पेनल्टीज। अगर आपने रिपोर्टिंग नहीं किया, अगर आपने कॉन्ट्रावीन किया सेक्शन 143(12) का, तो आपके ऊपर पेनल्टीज लगेंगी। और ये किस पे एप्लीकेबल है, सेक्शन 143 सबसेक्शन 13 बताता है कि ये किस किस पे एप्लीकेबल है, 14 बताता है कि ये किस किस पे एप्लीकेबल है। ये कोस्ट अकाउंटेंट पे एप्लीकेबल है जो कोस्ट ऑडिट कर रहा है। ये किस पे एप्लीकेबल है, ये कंपनी सेक्रेटरी पे एप्लीकेबल है जो सेक्रेटरियल ऑडिट कर रहा है, और ये स्टैट्यूटरी ऑडिटर पे भी एप्लीकेबल है। और 143 सबसेक्शन 8 में लिखा हुआ है कि ये ब्रांच ऑडिटर पे भी एप्लीकेबल है। चलो, अगर कॉन्ट्रावीन किया ऑडिटर ने, कोस्ट अकाउंटेंट ने या फिर कंपनी सेक्रेटरी ने, पहले पेनल्टी कितनी होती थी, मिनिमम 1 लाख, और मैक्सिमम कितनी होती थी, मैक्सिमम होती थी 25 लाख। अब इस पेनल्टी को रिवाइज कर दिया गया है। अब क्या कह दिया कि अगर लिस्टेड एंटिटी के ऑडिटर ने, अगर लिस्टेड एंटिटी है, अगर लिस्टेड कंपनी है और लिस्टेड कंपनी में कॉन्ट्रावीन हुआ, अगर किसमें कॉन्ट्रावीन हुआ, लिस्टेड कंपनी में कॉन्ट्रावीन हुआ, तो पेनल्टी कितनी है, 5 लाख। और अदर कंपनी, अगर वो लिस्टेड नहीं है, अदर देन लिस्टेड कंपनी के लिए पेनल्टी कितनी है, 1 लाख। अदर देन लिस्टेड कंपनी के लिए पेनल्टी कितनी है, 1 लाख। तो प्रोविजंस को चेंज कर दिया गया। अब क्या कहा, लिस्टेड एंटिटी में कॉन्ट्रावीन हुआ तो 5 लाख, और अगर अदर देन लिस्टेड कंपनी में कॉन्ट्रावीन हुआ तो 1 लाख। देखो, इन द सेक्शन 143 ऑफ द प्रिंसिपल एक्ट फॉर सबसेक्शन 15 द फॉलोइंग सबसेक्शन शैल बी सब्स्टिट्यूटेड इफ एनी ऑडिटर, कोस्ट अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस डज नॉट कंप्लाई विद द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 143(12), मतलब अगर उन्होंने रिपोर्टिंग ऑफ फ्रॉड से कंप्लाई नहीं किया, इन केस ऑफ लिस्टेड एंटिटी शैल बी लायबल टू पेनल्टी 5 लाख। लिस्टेड एंटिटी केस में पेनल्टी कितनी है, 5 लाख, और अदर कंपनी के केस में पेनल्टी कितनी है, 1 लाख। लिस्टेड कंपनी के केस में पेनल्टी कितनी है, 5 लाख, और अदर कंपनी के केस में पेनल्टी कितनी है, 1 लाख। और ये भी कब इफेक्टिव हुआ था, 21 दिसंबर 2020। अब आते हैं सेक्शन 197 जो किस पे है, पनिशमेंट्स पे है, जिसमें सभी क्या दी हुई है, पेनल्टीज दी हुई है। सेक्शन 147
7 में क्या दी हुई है, पेनल्टीज दी हुई है। अगर कंपनी कॉन्ट्रावीन करती है, नॉन कंप्लायंस करती है, सेक्शन 139 से लेकर 146 तक का कॉन्ट्रावीन करती है, नॉन कंप्लायंस करती है, तो ऑफिसर पे भी पेनल्टी लगती है। मैं आपको नॉर्मल बता रही हूँ, ऑफिसर पे भी पेनल्टी लगती है। ऑफिसर पे कितनी पेनल्टी लगती है, ऑफिसर पे पेनल्टी लगती है, कितनी पेनल्टी लगती है, ध्यान से सुनना। ऑफिसर के लिए पेनल्टी कितनी है, इम्प्रिजनमेंट हो सकती है 1 ईयर तक की, मैं प्रायर की बात कर रही हूँ, इम्प्रिजनमेंट हो सकती है 1 ईयर की, और उसके ऊपर मिनिमम पेनल्टी कितनी है 10,000, और मैक्सिमम पेनल्टी कितनी है उसकी 1 लाख और बोथ, मैक्सिमम पेनल्टी कितनी है 1 लाख और बोथ। अब इसको चेंज कर दिया गया है, ऑफिसर को इम्प्रिजनमेंट नहीं होगी, इम्प्रिजनमेंट पेनल्टी को रिमूव कर दिया गया है, और मैक्सिमम 1 लाख और बोथ को सिर्फ क्या कर दिया गया है, मैक्सिमम 1 लाख। तो अब पेनल्टी कितनी लगेंगी ऑफिसर ऑफ द कंपनी अगर वो नॉन कंप्लायंस करता है सेक्शन 139 से लेकर 146 तक, तो मिनिमम पेनल्टी कितनी है 10,000 और मैक्सिमम पेनल्टी कितनी है 1 लाख। इम्प्रिजनमेंट को रिमूव कर दिया गया है और मैक्सिमम 1 लाख कर दिया गया है, तो बोथ तो ऑब्वियसली रहेगा ही नहीं जब इम्प्रिजनमेंट को रिमूव कर दिया गया है पेनल्टी में से। सेक्शन 147 ऑफ द प्रिंसिपल एक्ट, इन सबसेक्शन 1 द वर्ड विद इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 1 ईयर शैल बी ओमिटेड। इम्प्रिजनमेंट, मैक्सिमम इम्प्रिजनमेंट 1 साल, इसको रिमूव कर दिया गया और 1 लाख और बोथ को रिप्लेस कर दिया गया है 1 लाख से। तो अब ऑफिसर के ऊपर पेनल्टी कितनी है, मिनिमम 10,000, मैक्सिमम 1 लाख। द वर्ड विद इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 1 ईयर और शैल बी ओमिटेड, फॉर 1 लाख और बोथ की जगह पर सिर्फ क्या आ जाएगा 1 लाख शैल बी सब्सटीट्यूटेड। अब आ जाइए सेक्शन 147 सब सेक्शन 2, ये अमेंडमेंट किसकी थी, सेक्शन 147 सब सेक्शन 1 क्या है, अगर ऑडिटर नॉन कंप्लायंस करता है सेक्शन 139 का, 143 का, 144 का, 145 का, तो उसके ऊपर पेनल्टीज लगेंगी। अब सेक्शन 143 को रिमूव कर दिया गया है, सेक्शन 143 को क्या कर दिया गया है, रिमूव कर दिया गया है, ओमिट कर दिया गया है। तो अगर आपने नॉर्मल सेक्शन 147 पढ़ा होगा तभी आप ये अमेंडमेंट्स कर पाओगे, और ये भी कब से इफेक्टिव है 21 दिसंबर 2020। अब आते हैं, इसको भी नोटिफाई कर दिया 22 जैन 2022 पढ़ते हैं। सेक्शन 129A इसको न्यूली इंट्रोड्यूस किया गया है, सेक्शन 129A न्यूली इंट्रोड्यूस किया गया है, पढ़ो। इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर दे दी गई है, किसको पावर दे दी गई है, सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर सकती है, सेंट्रल गवर्नमेंट स्पेसिफाई कर सकती है क्लास या फिर क्लासेस ऑफ अनलिस्टेड कंपनी, क्या स्पेसिफाई कर सकती है, क्लास या फिर क्लासेस ऑफ अनलिस्टेड कंपनी, जिनको क्या बनाने पड़ेंगे, जिनको प्रिपेयर करने पड़ेंगे पीरियोडिकल फाइनेंशियल रिजल्ट्स, क्या बनाने पड़ेंगे पीरियोडिकल फाइनेंशियल रिजल्ट्स एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। बताएंगे कब कब कैसे कैसे रिजल्ट्स बनाने हैं, किस फॉर्मेट में रिजल्ट्स बनाने हैं। तो सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर दे दी गई कि वो स्पेसिफाई कर सकती है क्लास या फिर क्लासेस ऑफ अनलिस्टेड कंपनी, जिनको क्या प्रिपेयर करने पड़ेंगे, पीरियोडिकल फाइनेंशियल रिजल्ट्स प्रिपेयर करने पड़ेंगे, और इन पीरियोडिकल रिजल्ट्स को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अप्रूव करेंगे। इन पीरियोडिकल रिजल्ट्स को कौन अप्रूव करेंगे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अप्रूव करेंगे, और इनका लिमिटेड रिव्यू और इनकी क्या होगी, ऑडिट होगी। और आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दिस आरओसी को विद इन 30 डेज ये फाइनेंशियल रिजल्ट्स की कॉपी फाइल की जाएगी, विद इन 30 डेज इसकी कॉपी फाइल की जाएगी, आरओसी को विद इन 30 डेज इसकी कॉपी फाइल की जाएगी। सेक्शन 129A पीरियोडिकल फाइनेंशियल रिजल्ट, सेंट्रल गवर्नमेंट में रिक्वायर क्लास या फिर क्लासेस ऑफ अनलिस्टेड कंपनी एज मे बी प्रिस्क्राइब टू प्रिपेयर द फाइनेंशियल रिजल्ट्स ऑफ द कंपनी ऑन सच पीरियोडिकल बेसिस, कि उनको क्या बनाने, पीरियोडिकल फाइनेंशियल रिजल्ट्स बनाने पड़ेंगे, और जिनको अप्रूव करेंगे कौन, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, और जिनकी ऑडिट या फिर क्या होगी, एलआर होगी ऑफ सच पीरियोडिकल फाइनेंशियल रिजल्ट्स इन द मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब। और इसकी कॉपी विद इन 30 डेज ऑफ कंप्लीशन ऑफ द रेलिवेंट पीरियड किसको चली जाएगी, रजिस्ट्रार को चली जाएगी। विद इन 30 डेज आपको आरओसी को इस पीरियोडिकल रिजल्ट्स को फाइल करना पड़ेगा। तो ये सेक्शन 129A जो सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर देता है कि वो क्लास स्पेसिफाई कर सकते हैं, क्लास या फिर क्लासेस ऑफ अनलिस्टेड कंपनी, जिनको क्या प्रिपेयर करने पड़ेंगे, पीरियोडिकल फाइनेंशियल रिजल्ट्स, उनको फाइनेंशियल रिजल्ट्स प्रिपेयर करने पड़ेंगे ऑन द पीरियोडिकल बेसिस एज मे बी डिटरमाइंड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। और दूसरा क्या कहा गया, उसको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अप्रूव करेंगे, उसकी ऑडिट या फिर लिमिटेड रिव्यू होगा एज मे बी प्रिस्क्राइब, और उसको आरओसी को विद इन 30 डेज फ्रॉम द एंड ऑफ द पीरियड आपको ये सबमिट करने पड़ेंगे, पीरियोडिकल रिजल्ट सबमिट करने पड़ेंगे। 24 मार्च को शायद 22 जैन को नोटिफाई हुआ है। अब आते हैं डिविडेंड चैप्टर में क्या अमेंडमेंट है, किसमें, डिविडेंड चैप्टर में। डिविडेंड चैप्टर में पुराना है
आपको पता होगा एज पर AS4 या फिर इंड AS10 अगर कभी भी डिविडेंड डिक्लेयर किया जाता है, डिविडेंड कब डिक्लेयर किया जाता है? अगर डिविडेंड डिक्लेयर किया है आफ्टर द डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट बट बिफोर अप्रूवल ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, आफ्टर द डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट बट अप्रूवल ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बीच में अगर क्या डिक्लेयर किया जाता है? डिविडेंड डिक्लेयर किया जाता है, तो ये क्या है? डिस्क्लोजर इवेंट है। इसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एडजस्ट नहीं किया जाएगा, इसको एज अ लायबिलिटी नहीं माना जाएगा, इसको सिर्फ नोट्स टू अकाउंट्स में डिस्क्लोज किया जाएगा। ये हम बहुत पहले से कर रहे हैं, ये हम बहुत पहले से कर रहे हैं। एज पर AS4 या फिर इंड AS10 इफ डिविडेंड आर डिक्लेयर्ड आफ्टर द बैलेंस शीट डेट, अगर डिविडेंड डिक्लेयर किया गया आफ्टर द बैलेंस शीट डेट बट बिफोर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर अप्रूव्ड, बट अगर उस डिविडेंड को हम लायबिलिटी रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे, उसको सिर्फ नोट्स टू अकाउंट्स में डिस्क्लोज किया जाएगा। ये आप अपने AS में बहुत अच्छे से करते हैं। अब आ जाइए पेनल्टी फॉर नॉन कंप्लायंस, सेक्शन 124। सेक्शन 124 किस पे है? अनपेड डिविडेंड अकाउंट। किस पे है? अनपेड डिविडेंड अकाउंट। अगर कंपनी का डिविडेंड अनपेड रहता है फॉर 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ द डिविडेंड, विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ द डिविडेंड, तो उनको विद इन 7 डेज इसको एक सेपरेट अकाउंट अनपेड डिविडेंड अकाउंट में ट्रांसफर करना होता है। और अगर वो अनपेड डिविडेंड अकाउंट में रहता है विद इन 7 ईयर्स, फॉर 7 ईयर्स अगर वो अनपेड डिविडेंड अकाउंट में रहता है तो उसको IPF में ट्रांसफर करना पड़ता है, इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड में ट्रांसफर करना होता है। तो इसकी पेनल्टी को क्या कर दिया गया है? पेनल्टी को रिवाइज कर दिया गया है, इसकी पेनल्टी को रिवाइज कर दिया गया है। पहले कंपनी पे पेनल्टीज होती थी और ऑफिसर पे पेनल्टी होती थी। कंपनी पे पेनल्टी कितनी थी? मिनिमम 5 लाख और मैक्सिमम 25 लाख, और पर्संस पे, ऑफिसर्स पे पेनल्टी होती थी मिनिमम 1 लाख और मैक्सिमम 5 लाख। अब इसको रिवाइज कर दिया गया है। अब पेनल्टी सुनना कैसे बना दी गई है। कंपनी पे मिनिमम पेनल्टी कितनी होगी? कंपनी पे मिनिमम, अगर कंपनी कंप्लाई नहीं करती तो उनके ऊपर मिनिमम पेनल्टी कितनी होगी? 1 लाख होगी। और जब तक ये कॉन्टिन्यूस फेलियर रहता है तो उनको 500 रुपीज पर डे इन केस ऑफ कॉन्टिन्यूइंग फेलियर पे करना पड़ेगा, और मैक्सिमम इट कैन गो टू 10 लाख। और ऑफिसर की पेनल्टीज कितनी होंगी? ऑफिसर की पेनल्टी कितनी होंगी? ऑफिसर की पेनल्टी होंगी मिनिमम 25 डेज, और इन केस ऑफ कॉन्टिन्यूइंग फेलियर 100 रुपीज पर डे, 100 रुपीज पर डे, और मैक्सिमम इतनी इसकी कितनी होगी? 2 लाख की होगी। तो ये पेनल्टी रिवाइज हुई है और ये 24 मार्च 2021 को रिवाइज हुई है। अगर कंपनी फेल हो जाती है तो इसकी मिनिमम पेनल्टी कितनी है? 1 लाख है, और इन केस ऑफ कॉन्टिन्यूइंग फेलियर 500 रुपीज पर डे, और मैक्सिमम कितना हो सकता है? 10 लाख तक हो सकता है। और ऑफिसर के केस में मिनिमम 25,000 और इन केस ऑफ कॉन्टिन्यूइंग फेलियर 100 रुपीज पर डे, और विच मैक्सिमम इट कैन गो टू 2 लाख, मैक्सिमम इट कैन गो टू 2 लाख, मैक्सिमम इट कैन गो टू 2 लाख। अब ध्यान से सुनना, जो कंपनीज एक्ट की अमेंडमेंट है सभी आफ्टर 30 अक्टूबर है। सिर्फ आपको एक सेक्शन 143 मैनेजरियल रेमुनरेशन वाली अमेंडमेंट को पढ़ना है, और सभी अमेंडमेंट्स किसके लिए एप्लीकेबल नहीं है? सभी अमेंडमेंट्स आपको मई के लिए एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि अक्टूबर, जो 30 अक्टूबर तक अमेंडमेंट्स आती हैं, नोटिफिकेशंस आती हैं, वो आपके ऊपर एप्लीकेबल होती हैं। ये सभी दिसंबर में आई हैं, तो मैंने सिर्फ आपको एक नॉलेज पर्पस के लिए ये आपको दे दिया है। अब हम अपने नेक्स्ट चैप्टर पर चलते हैं। अब आ जाइए, जो एडिशंस किए गए हैं टॉपिक हमारे चैप्टर इंटरनल ऑडिट में। इंटरनल ऑडिट में 4 टॉपिक्स को इंक्लूड कर दिया गया है। इंटरनल ऑडिट में कितने टॉपिक्स को इंक्लूड कर दिया गया है? 4 टॉपिक्स को इंक्लूड कर दिया गया है। इंटरनल ऑडिट में एक तो टॉपिक इंक्लूड किया है ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ इंटरनल ऑडिट। कौन सा? ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ इंटरनल ऑडिट। और दूसरा कौन सा टॉपिक इंक्लूड किया गया? IIO, इंडिपेंडेंस, इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी। किस पे? इंडिपेंडेंस, इंटीग्रिटी एंड ऑब्जेक्टिविटी ऑफ इंटरनल ऑडिटर। इंडिपेंडेंस, इंटीग्रिटी एंड ऑब्जेक्टिविटी ऑफ इंटरनल ऑडिटर, एंड ऑब्जेक्टिविटी ऑफ इंटरनल ऑडिटर। क्वालिटी ऑफ इंटरनल ऑडिटर, क्वालिटी ऑफ इंटरनल ऑडिटर, क्वालिटी ऑफ इंटरनल ऑडिटर, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट। इन 4 चैप्टर्स में इंक्लूजन्स और चेंजेस किए गए हैं। देखो, ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ इंटरनल ऑडिट, अगर आपको याद हो हम एक ऐसे पढ़ते हैं। देखो, इंटरनल ऑडिट जब भी आप करोगे आपको ऐसे 610 का रेफरेंस आएगा, और दूसरा सेक्शन 138 जो क्या किस पे है? एप्लीकेबिलिटी ऑफ इंटरनल ऑडिट। अब आते हैं स्कोप ऑफ इंटरनल ऑडिट। अब हम किसकी बात कर रहे हैं? टॉपिक ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ इंटरनल ऑडिट। ये मैं आपको नहीं पढ़वाऊंगी, क्यों? बिकॉज ये हम कर चुके हैं जब हमने अपना ऐसे 610 किया था यूजिंग द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिटर। यूजिंग द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिटर में एक टॉपिक था स्कोप ऑफ इंटरनल ऑडिट।
फंक्शन, क्या था? स्कोप ऑफ इंटरनल ऑडिट फंक्शन। अगर आपको याद हो GRI, मैं अपनी नॉर्मल क्लास में क्या करवाती हूँ, GRI, गवर्नेंस, रिस्क मैनेजमेंट एंड इंटरनल कंट्रोल, फिर इंटरनल कंट्रोल में 4 पॉइंट्स होते थे। पहला पॉइंट आपका होता था इंटरनल कंट्रोल, मतलब मॉनिटरिंग ऑफ इंटरनल कंट्रोल, एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल एंड ऑपरेटिंग इंफॉर्मेशन, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, कंप्लायंस विद एप्लीकेबल लॉज एंड रेगुलेशन, सेम इसको आपको रीड करना है। अपने ऐसे 610 में टॉपिक क्या है? स्कोप ऑफ IAF, GRI, याद है आपका क्या था? रिस्क मैनेजमेंट, गवर्नेंस, मतलब GR और इंटरनल कंट्रोल के, मॉनिटरिंग ऑफ इंटरनल कंट्रोल, एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल एंड ऑपरेटिंग इंफॉर्मेशन, रिव्यू ऑफ ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, रिव्यू ऑफ कंप्लायंस विद एप्लीकेबल लॉज एंड रेगुलेशन। तो ये सेम ऐड कर दिया है मॉड्यूल में, बट ये कहां से उठाया गया? ऐसे 610 स्कोप ऑफ इंटरनल ऑडिट फंक्शन। तो आपको रेफर करना है अपना ऐसे 610 स्कोप ऑफ इंटरनल ऑडिट फंक्शन, और आप बिल्कुल वही आंसर कॉपी पेस्ट कर सकते हो। अब आ जाते हैं इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी एंड इंडिपेंडेंस ऑफ इंटरनल ऑडिटर, जिसको कैसे बोल दिया मैंने? इंडिपेंडेंस, इंटीग्रिटी एंड ऑब्जेक्टिविटी ऑफ इंटरनल ऑडिटर। एक इंटरनल ऑडिटर क्या होना चाहिए? इंडिपेंडेंस होना चाहिए। एक इंटरनल ऑडिटर कांट बी एक्सपेक्टेड टू हैव द सेम लेवल ऑफ इंडिपेंडेंस एज द स्टैट्यूटरी ऑडिटर, बट एक इंटरनल ऑडिटर को भी अपनी ड्यूटीज को अच्छे से डिस्चार्ज करने के लिए, प्रॉपर डिस्चार्ज ऑफ हिज ड्यूटीज, उसके इंडिपेंडेंस होना क्या है? मैंडेटरी है। तो इंटरनल ऑडिटर क्या होना चाहिए? इंडिपेंडेंस होना चाहिए। मैं आपको इसके कीवर्ड्स याद करवा देती हूँ कि आपको क्या क्या याद करना है। वो अनड्यू इन्फ्लुएंस में नहीं होगा, फ्री फ्रॉम अनड्यू इन्फ्लुएंस होना चाहिए। इंडिपेंडेंट ऑडिटर क्या होना चाहिए? इंटरनल ऑडिटर क्या होना चाहिए? फ्री फ्रॉम अनड्यू इन्फ्लुएंस होना चाहिए। इंडिपेंडेंस माइंड की भी होनी चाहिए और अपीयरेंस की भी होनी चाहिए। सिर्फ इंडिपेंडेंस माइंड से बात नहीं बनेगी, इंडिपेंडेंस ऑफ माइंड एंड अपीयरेंस, इंडिपेंडेंस माइंड की भी होनी चाहिए और अपीयरेंस की भी होनी चाहिए। और हम इसको नॉर्मल क्लास में भी डिस्कस करते हैं, इंडिपेंडेंस ऑफ माइंड एंड अपीयरेंस। और वो क्या होगा? उसके ऊपर कोई अनड्यू प्रेशर नहीं होगा, उसके ऊपर कोई भी क्या नहीं होगा, वो रेजिस्ट करेगा अनड्यू प्रेशर या फिर इंटरफेरेंसेस जो उसके किस पे लगाई होंगी? इन एस्टैब्लिशिंग द स्कोप ऑफ वर्क, मैनर ऑफ कंडक्टिंग द ऑडिट या फिर रिपोर्टिंग, इस पे कोई भी रिपोर्टिंग पे, मैनर ऑफ कंडक्टिंग द ऑडिट पे, उसके स्कोप ऑफ वर्क पे, इन एस्टैब्लिशिंग द स्कोप ऑफ वर्क कोई अनड्यू प्रेशर या इंटरफेरेंसेस नहीं होंगे। तो वो रेजिस्ट करेगा, वो रोकेगा कोई भी अनड्यू प्रेशर या फिर इंटरफेरेंसेस जो किस पे आ रही होंगी? इन एस्टैब्लिशिंग द स्कोप ऑफ वर्क, मैनर ऑफ कंडक्टिंग द ऑडिट एंड ऑन द रिपोर्टिंग। तो वो रोकेगा, वो रेजिस्ट करेगा, कोई भी अनड्यू प्रेशर या इंटरफेरेंसेस नहीं होने चाहिए। और अगर आपको याद हो एक पॉइंट हम करते थे, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में चीफ इंटरनल ऑडिटर की पोजीशन, चीफ इंटरनल ऑडिटर की क्या पोजीशन है, वो किसको रिपोर्ट कर रहा है, उसकी क्या पावर्स एंड अथॉरिटी है, इससे भी एस्टेब्लिश होगी उसकी क्या? इंडिपेंडेंस। इस पे भी उसकी इंडिपेंडेंस डिपेंड होगी कि चीफ इंटरनल ऑडिटर की स्ट्रक्चर में, उनके हायरार्की में, उनके ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में उसकी क्या पोजीशन है, वो किसको रिपोर्ट कर रहा है, उसके पास क्या पावर्स एंड अथॉरिटी है, इससे भी उसकी इंडिपेंडेंस एस्टैब्लिश होगी। इट विल फर्दर एस्टैब्लिश हिज इंडिपेंडेंस, इस पे उसकी इंडिपेंडेंस डिपेंड होगी। फटाफट इंडिपेंडेंस को क्विकली रीड करते हैं। इंटरनल ऑडिटर क्या होना चाहिए? फ्री होना चाहिए फ्रॉम अनड्यू इन्फ्लुएंस, और इंडिपेंडेंस शुड नॉट ओनली इन माइंड बट ऑल्सो इन अपीयरेंस। तो इंडिपेंडेंस माइंड की भी होनी चाहिए और अपीयरेंस की भी होनी चाहिए। वो रेजिस्ट करेगा, कोई रोकेगा अगर कोई भी अनड्यू प्रेशर या फिर इंटरफेरेंसेस हैं, किसमें? इन एस्टैब्लिशिंग द स्कोप ऑफ असाइनमेंट, मैनर in which the audit is to be conducted and reporting, ताकि उसका ऑब्जेक्टिव डेविएट ना हो, ताकि वो अपना ऑब्जेक्टिव अचीव कर पाए और वो अपनी ड्यूटीज को प्रॉपर्ली डिस्चार्ज कर पाए। और इंडिपेंडेंट ऑडिटर की, चीफ इंटरनल ऑडिटर की क्या पोजीशन है स्ट्रक्चर में, चीफ इंटरनल ऑडिटर की क्या पोजीशन है, वो किसको रिपोर्ट कर रहा है, उसके पास क्या पावर्स एंड अथॉरिटीज हैं, ये भी उसकी इंडिपेंडेंस को एस्टैब्लिश करेगा। अगर आपको याद हो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में उसकी क्या पोजीशन है, वो किसको रिपोर्ट कर रहा है, इससे भी उसकी इंडिपेंडेंस इन्फ्लुएंस होगी, इससे भी उसकी इंडिपेंडेंस अफेक्ट होगी। तो आपको इंडिपेंडेंस में ये कीवर्ड्स याद करने हैं। कौन कौन से कीवर्ड्स हैं? सबसे पहला वो क्या होना चाहिए? उसके ऊपर अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए, फ्री फ्रॉम अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्री फ्रॉम
अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्री फ्रॉम अनड्यू इन्फ्लुएंस। सेकंड क्या है, इंडिपेंडेंस, माइंड की भी होनी चाहिए और अपीयरेंस की भी होनी चाहिए। वो रेजिस्ट करेगा कोई अनड्यू प्रेशर, रेजिस्ट करेगा कोई अनड्यू प्रेशर या फिर इंटरफेरेंसेस इन एस्टैब्लिश स्कोप ऑफ वर्क, मैनर ऑफ डीलिंग द वर्क, मैनर ऑफ कंडक्टिंग द ऑडिट एंड रिपोर्टिंग, और उसकी क्या पोजीशन है स्ट्रक्चर में, चीफ इंटरनल ऑडिटर की क्या पोजीशन है, वो किसको रिपोर्ट कर रहे हैं, उसकी क्या पावर्स एंड अथॉरिटी है, इससे भी उसकी इंडिपेंडेंस अफेक्ट होगी। अब आते हैं इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी में आपको क्या क्या कीवर्ड्स याद करने हैं, इंटीग्रिटी में आपको क्या क्या कीवर्ड्स याद करने हैं। वो ऑनेस्ट होना चाहिए, ट्रुथफुल होना चाहिए, क्या होना चाहिए, ऑनेस्ट होना चाहिए, ट्रुथफुल होना चाहिए, वो फेयर डीलिंग, वो बिल्कुल जो देखेगा वो बताएगा, बिल्कुल फेयर डीलिंग होनी चाहिए, फ्री फ्रॉम कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होना चाहिए। ये नहीं है कि वही हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है और वही उसी का इंटरनल ऑडिटर है, उसी ने बुक्स लिखी है, वही बुक्स की इंटरनल ऑडिट कर रहा है, तो वो फ्री फ्रॉम कंफ्लिक्टिंग ऑफ इंटरेस्ट होना चाहिए, और वो अपनी पोजीशन से कोई पर्सनल एडवांटेज नहीं उठाएगा, वो अपनी पोजीशन से कोई पर्सनल एडवांटेज नहीं उठाएगा। ऑनेस्ट होना चाहिए, ट्रुथफुल होना चाहिए, इंटीग्रिटी का होना, एंड बी अ पर्सन ऑफ हाई इंटीग्रिटी, और वो प्रोफेशनल मैनर में बिहेव करेगा, ऑपरेट करेगा प्रोफेशनल मैनर में, और वो फेयर होगा, बिल्कुल फेयरली काम करेगा इन हिज डीलिंग। कोई कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए, फ्री फ्रॉम कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होना चाहिए, और वो कोई पर्सनल बेनिफिट और एडवांटेज नहीं उठाएगा फ्रॉम हिज पोजीशन। ऑब्जेक्टिविटी, वो फ्री फ्रॉम बायस, ऑब्जेक्टिव मैनर में काम करेगा, और कोई भी ही शुड नॉट अलाउ प्रेजुडिस, कोई पक्षपात और कोई बायसनेस नहीं होनी चाहिए, वो अनबायस्ड मैनर में वर्क परफॉर्म करेगा। तो दिस इज इंडिपेंडेंस, इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी। अब आ जाए क्वालिटीज ऑफ इंटरनल ऑडिटर। देखो इंटरनल ऑडिटर सबसे पहले तो क्या देखेगा, कंट्रोल्स देखेगा, तो सबसे पहले तो उसके पास स्पेशल एक्सपर्टीज होनी चाहिए कि वो मैनेजमेंट के कंट्रोल्स को इवेल्युएट कर सके, मैनेजमेंट के कंट्रोल्स को क्या कर सके, इवेल्युएट कर सके, तो उसके पास स्पेशल एक्सपर्टीज होनी चाहिए इन इवेल्युएटिंग मैनेजमेंट कंट्रोल सिस्टम, कि वो मैनेजमेंट के कंट्रोल्स को इवेल्युएट कर सके, इसकी उसके पास क्या होनी चाहिए, स्पेशल एक्सपर्टीज होनी चाहिए, स्पेशली फाइनेंशियल एंड अकाउंटिंग कंट्रोल्स, उसको अकाउंटिंग और फाइनेंशियल कंट्रोल्स की स्पेशल एक्सपर्टीज होनी चाहिए। उसके पास अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल एक्सपर्टीज होनी चाहिए, खुद अकाउंटिंग करनी नहीं आती और देख रहा है कि इनकी अकाउंटिंग सही से हुई है या नहीं है, क्या इनके प्रॉपर कंट्रोल्स हैं या नहीं है, तो उसके पास प्रॉपर अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल एक्सपर्टीज होनी चाहिए। ऑपरेशनल कंट्रोल्स वो देखेगा, तो उसको उसके पास नॉलेज होनी चाहिए टू इवेल्युएट ऑपरेशनल परफॉर्मेंस, एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस, उसको सब पता होना चाहिए, तो वो इवेल्युएट कर पाए ऑपरेशनल परफॉर्मेंस एंड नॉन मॉनिटरी ऑपरेटिंग कंट्रोल्स। एक तो उसको मैनेजमेंट कंट्रोल सिस्टम, फाइनेंशियल और अकाउंटिंग कंट्रोल्स की नॉलेज होनी चाहिए, उनको उसको इवेल्युएट करना आना चाहिए कि कैसे ऑपरेशनल परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करना है, कैसे एफिशिएंसी इफेक्टिवनेस को इवेल्युएट करना है, तभी तो वो एग्जामिन कर पाएगा उनकी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, तो उसको ऑपरेशनल परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करना आना चाहिए। उसके पास कॉमर्स, लॉ, टैक्स, कॉस्ट, अकाउंटिंग, इकोनॉमिक्स, क्वांटिटेटिव मेथड्स एंड ईडीपी सिस्टम की नॉलेज होनी चाहिए। उसको मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स की नॉलेज होनी चाहिए। अगर उसको मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स ही नहीं पता, मैनेजमेंट के टेक्निक्स ही नहीं पता, तो वहां के वो पीपल से डील नहीं कर पाएगा, तो उसको मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स और टेक्निक्स की नॉलेज होनी चाहिए। और वो क्या मेंटेन करेगा, इंटरनल ऑडिटर जब भी एश्योरेंस देगा मैनेजमेंट को कि वो एश्योरेंस देगा मैनेजमेंट को कि वो कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करेगा, उसको भी क्या मेंटेन करनी है, कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करनी है। दीज आर द क्वालिटीज ऑफ इंटरनल ऑडिटर। अब आ जाइए इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट। अब इसमें 3 फेसेस पढ़ेंगे हम। इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट में हम कितने फेसेस पढ़ेंगे, 3 फेसेस पढ़ेंगे। इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट में हम कितने फेसेस पढ़ेंगे, 3 फेसेस पढ़ेंगे। एक तो रिपोर्टिंग ऑफ इंटरनल ऑडिट रिजल्ट्स, एक तो किस पे है, रिपोर्टिंग ऑफ इंटरनल audit results, reporting of internal audit results, elements of internal audit report, and the last monitoring and reporting। क्या है, monitoring and reporting of prior audit issues, जिसको हम बोलेंगे follow on, जिसको हम क्या बोलेंगे, monitoring and reporting of prior audit issues, जिसको क्या बोला जाएगा, follow ऑन, क्या बोला जाएगा, फॉलो ऑन। स्टैंडर्ड्स ऑन इंटरनल ऑडिटिंग 370, स्टैंडर्ड ऑन इंटरनल ऑडिटिंग, क्वेश्चन आ सकता है, स्टैंडर्ड्स ऑन इंटरनल ऑडिटिंग 370, स्टैंडर्ड ऑन इंटरनल ऑडिटिंग 370 क्या कहता है कि ऑडिटर को 2 स्टेजेस में रिपोर्ट करनी है। सबसे पहले मैं क्या पढ़वा रही हूँ, रिपोर्टिंग ऑन इंटरनल ऑडिट रिजल्ट्स, कि एक ऑडिटर को, इंटरनल ऑडिटर को 2 स्टेजेस में रिपोर्ट बनानी है। क्या बनानी है, 2 स्टेजेस में रिपोर्ट बनानी है। पहली रिपोर्ट उसको बनानी है एट द एंड ऑफ पर्टिकुलर एस्पेक्ट, एट द एंड ऑफ पर्टिकुलर ऑडिट assignment, at the end of
particular audit assignment at the end of particular ऑडिट असाइनमेंट, एट द एंड ऑफ पर्टिकुलर ऑडिट असाइनमेंट, और दूसरी उसको रिपोर्ट बनानी है ऑन द पीरियोडिकल बेसिस, ऑन द पीरियोडिकल बेसिस। अब ध्यान से सुनना, एट द एंड ऑफ पर्टिकुलर ऑडिट असाइनमेंट अगर उसने कोई स्पेसिफिक एरिया कंप्लीट कर लिया, स्पेसिफिक एरिया, यूनिट या फिर फंक्शन कंप्लीट कर लिया, यूनिट ऑफ एंटिटी कंप्लीट कर लिया, फॉर एग्जांपल आपने परचेज का एरिया का इंटरनल कंट्रोल कंप्लीट कर लिया, आपने परचेज की, आप परचेज के इंटरनल ऑडिटर, आपने परचेज एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक एरिया अगर आपका कंप्लीट हो गया, तो आपको स्पेसिफिक ऑडिट, स्पेसिफिक एरिया पे स्पेसिफिक फंक्शन या फिर यूनिट अगर आपने कंप्लीट कर लिया, तो जैसे ही आपका वो असाइनमेंट कंप्लीट हो गया, जैसे ही वो आपका एरिया कंप्लीट हो गया, कोई यूनिट कंप्लीट हो गया, कोई फंक्शन कंप्लीट हो गया, तो आपको उस पर्टिकुलर एरिया, यूनिट और फंक्शन पे क्या बनानी है, अपनी की ऑब्जर्वेशंस बतानी है। क्या बतानी है? अपनी की ऑब्जर्वेशंस पे रिपोर्ट बनानी है। किस पे रिपोर्ट बनानी है? की ऑब्जर्वेशंस पे रिपोर्ट बनानी है। इसमें आप क्या क्या बताओगे? एक तो आप बताओगे कि आपने कैसे ऑडिट कंडक्ट की, मैनर ऑफ कंडक्टिंग द ऑडिट एंड व्हाट आर योर की फाइंडिंग्स। आपको क्या बताना है? मैनर ऑफ कंडक्टिंग द ऑडिट एंड की फाइंडिंग्स। और ये रिपोर्टिंग किसको जाएगी? ये रिपोर्टिंग जाएगी लोकल मैनेजमेंट और एग्जीक्यूटिव मैनेजमेंट को। किसको जाएगी? लोकल मैनेजमेंट और एग्जीक्यूटिव मैनेजमेंट को, जो आपने प्लान फेज में डिस्कस किया था। तो एक आपको स्पेसिफिक एरिया, यूनिट और फंक्शन पे रिपोर्ट बनानी है। जैसे आपका पर्टिकुलर स्पेसिफिक एरिया, यूनिट या फंक्शन का वर्क कंप्लीट हो गया, फॉर एग्जांपल परचेज की इंटरनल कंट्रोल्स को आप इवैल्यूएट कर चुके, तो आपको एक रिपोर्ट बनानी है जिसमें आप अपनी की ऑब्जर्वेशंस बताओगे। क्या क्या बताओगे? मैनर ऑफ कंडक्टिंग द ऑडिट, कि आपने वो एरिया को कैसे इवैल्यूएट किया, और दूसरा आपकी क्या की फाइंडिंग्स थी। और ये रिपोर्ट किसको जाएगी? लोकल एंड एग्जीक्यूटिव मैनेजमेंट, जो आपने प्लान फेज में डिसाइड की थी। और पीरियोडिक बेसिस पे आपको क्या बनानी है? कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट। क्या बनानी है? कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट। इसके अंदर क्या होंगी? ऑल इंटरनल ऑडिट एक्टिविटीज। इसमें किसका समराइजेशन होगा? सभी इंटरनल ऑडिट एक्टिविटीज जो आपने चेक की हैं, सभी आपने इंटरनल ऑडिट जिन एक्टिविटीज की परफॉर्म की है उसका सम अप। तो कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट जाएगी ऑफ ऑल इंटरनल ऑडिट एक्टिविटीज। क्या जाएगी? कॉम्प्रिहेंसिव इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट बनेगी ऑफ ऑल इंटरनल ऑडिट एक्टिविटीज। और जनरली कौन से बेसिस पे जाएगी? ये रिपोर्ट क्वार्टरली बेसिस पे जाएगी। और ये रिपोर्ट किसको जाएगी? ये रिपोर्ट हाईएस्ट गवर्निंग अथॉरिटी को जाएगी। किसको जाएगी? हाईएस्ट गवर्निंग अथॉरिटी। किसको जाएगी? हाईएस्ट गवर्निंग अथॉरिटी, जनरली ऑडिट कमेटी, जनरली ऑडिट कमेटी। ये हो गई 2 स्टेजेस। और ये क्या लिखा हुआ है? स्टैंडर्ड इंटरनल ऑडिटिंग, स्टैंडर्ड्स ऑन इंटरनल ऑडिटिंग 370, कि आपको अपनी रिपोर्ट कितनी स्टेजेस में बनानी है? 2 स्टेजेस में बनानी है। पहली स्टेज, एट द एंड ऑफ पर्टिकुलर ऑडिट असाइनमेंट इन इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट कवरिंग, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कवरिंग स्पेसिफिक एरिया, फंक्शन और पार्ट ऑफ द एंटिटी इज प्रिपेयर्ड बाय इंटरनल ऑडिटर, हाईलाइटिंग, जिसमें वो क्या बताएगा? की ऑब्जर्वेशंस बताएगा। क्या बताएगा? की ऑब्जर्वेशंस बताएगा। और फिर वो रिपोर्ट में क्या बताएगा? दिस रिपोर्ट इज जनरली इशूड विद डिटेल्स मैनर इन विच द असाइनमेंट वाज कंडक्टेड, कि उसने उसको कैसे चेक किया और उसकी क्या की फाइंडिंग्स थी। और ये रिपोर्ट की कॉपीज किसके साथ शेयर होंगी? लोकल एंड एग्जीक्यूटिव मैनेजमेंट, और जैसा आपने प्लानिंग फेज में डिसाइड किया था। और एक पीरियोडिक बेसिस पे रिपोर्ट बनेगी, इसको बोला जाएगा कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट, जिसमें क्या होंगी? ऑफ ऑल द इंटरनल ऑडिट एक्टिविटीज कवरिंग द एंटिटी, जो भी आपने सभी इंटरनल ऑडिट एक्टिविटीज आपने कवर की हैं उन सबको सम अप करके कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट बनेगी। ठीक है, इज प्रिपेयर्ड बाय द चीफ इंटरनल ऑडिटर एंड द प्लान इज प्रिपेयर्ड बाय द चीफ इंटरनल ऑडिटर। सच रिपोर्टिंग इज डन ऑन क्वार्टरली बेसिस। ये रिपोर्ट जनरली किस पे होगी? क्वार्टरली बेसिस पे होगी। और इसको किसको सबमिट किया जाएगा? हाईएस्ट गवर्निंग अथॉरिटी, जनरली ऑडिट कमेटी को सबमिट किया जाएगा। ऑडिट कमेटी को सबमिट किया जाएगा। ये हो गया आपका रिपोर्टिंग ऑन इंटरनल ऑडिट रिजल्ट्स। अब पढ़ते हैं नेक्स्ट, एलिमेंट्स ऑफ इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट। एलिमेंट्स ऑफ इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट की, इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट के क्या क्या एलिमेंट्स होंगे? एलिमेंट्स ऑफ इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट, क्या क्या एलिमेंट्स होंगे इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट में? सबसे पहले इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट में होगा आपका ऑब्जेक्टिव क्या था, आपका स्कोप क्या था, आपकी अप्रोच क्या है। ऑब्जेक्टिव, स्कोप एंड अप्रोच ऑफ इंटरनल ऑडिट, ऑब्जेक्टिव, स्कोप एंड अप्रोच ऑफ इंटरनल ऑडिटर। दूसरा क्या होगा? दूसरा होगा दैट ऑडिट हैज बीन कंडक्टेड इन अकॉर्डेंस विद स्टैंडर्ड्स ऑन इंटरनल ऑडिटिंग। ऑडिट हैज बीन कंडक्टेड, इंटरनल ऑडिट हैज बीन कंडक्टेड इन अकॉर्डेंस विद स्टैंडर्ड्स ऑन इंटरनल ऑडिटिंग। जो भी आपकी एग्जीक्यूटिव समरी ऑफ की ऑब्जर्वेशंस, एग्जीक्यूटिव समरी ऑफ की ऑब्जर्वेशन, समरी ऑफ की ऑब्जर्वेशंस, की ऑब्जर्वेशन, समरी ऑफ की, एग्जीक्यूटिव समरी ऑफ की ऑब्जर्वेशंस। और उसके बाद करेक्टिव एक्शंस दैट आर रिक्वायर्ड। व्हाट आर द करेक्टिव एक्शंस?
actions required, corrective actions required, और assurance, nature of assurance if provided, nature of assurance if provided. अगर assurance provide कर रहे हो आप अपनी रिपोर्ट में तो स्टैंडर्ड ऑन इंटरनल ऑडिटिंग 380 लग जाएगा। अगर आप assurance provide कर रहे हो, nature of assurance provide कर रहे हो तो स्टैंडर्ड ऑन इंटरनल ऑडिटिंग एज पर से 380 के अकॉर्डिंग आपको रिपोर्ट बनानी पड़ेगी। तो ऑब्जेक्टिव, स्कोप एंड अप्रोच ऑफ इंटरनल ऑडिटर, ऑडिट हैज बीन कंडक्टेड इन अकॉर्डेंस विद स्टैंडर्ड्स ऑन इंटरनल ऑडिटिंग, executive summary of key observations, corrective actions required, और if nature of assurance provided, nature of assurance if provided, तो standards on internal auditing as per ऐसे 380 आपकी रिपोर्ट बनेगी, एज पर 380 आपकी रिपोर्ट बनेगी। अब फॉर्म एंड कंटेंट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट क्या होगा? फॉर्म एंड कंटेंट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट का कोई प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट नहीं है। फॉर्म एंड कंटेंट ऑफ इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट का कोई प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट नहीं है। ये इंटरनल ऑडिट की किस पे, इंटरनल ऑडिटर की किस पे डिपेंड करेगा? प्रोफेशनल जजमेंट पे डिपेंड करेगा कि इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट का फॉर्मेट क्या होगा। ये इंटरनल ऑडिटर की प्रोफेशनल जजमेंट पे डिपेंड करेगा। वो अपने इंटरनल ऑडिट, फाइनल इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट तब तक इश्यू नहीं करेगा जब तक वो अपनी ड्राफ्ट इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट ऑडिटी से शेयर नहीं करता। मतलब पहले वो ड्राफ्ट इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट ऑडिटी से शेयर करेगा, उसी के बाद वो अपनी फाइनल रिपोर्ट इशू करेगा और उसको अपनी फाइनल रिपोर्ट विद इन रीजनेबल टाइम इशू करनी है, विद इन रीजनेबल टाइम इशू करनी है। ये आपका हो गया एलिमेंट्स ऑफ इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट। ऑन द बेसिस ऑफ इंटरनल ऑडिट वर्क द इंटरनल ऑडिटर इशू ए क्लियर वेल डॉक्यूमेंटेड इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट, जिसके एलिमेंट्स क्या होंगे? ओवरव्यू ऑफ ऑब्जेक्टिव, स्कोप एंड अप्रोच ऑफ ऑडिट असाइनमेंट, द फैक्ट दैट इंटरनल ऑडिट has been conducted in accordance with standards on internal auditing, executive summary of key observations, summary of corrective actions required, and nature of assurance if any which have been derived from the assurance। और अगर वो nature of assurance provide कर रहा है तो standards on internal auditing 380 लग जाएगा। कंटेंट एंड फॉर्म ऑफ ऑडिट रिपोर्ट का कोई प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट नहीं है, ये उसकी प्रोफेशनल जजमेंट पे डिपेंड करेगा और वो कभी भी फाइनल, नो इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट शैल बी इश्यूड इन द फाइनल फॉर्म अनलेस a written draft of the report has been previously shared with the auditee। मतलब पहले उसको ऑडिटी के साथ ड्राफ्ट ऑडिट रिपोर्ट शेयर करनी पड़ेगी, उससे पहले वो कभी भी अपनी फाइनल ऑडिट रिपोर्ट इशू नहीं कर सकता। और इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट इसको विद इन रीजनेबल टाइम फ्रेम इशू करनी है। अब एक बार इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट को छोड़ दीजिए, एक बार आ जाइए आप अपना फॉलो ऑन, किस पे आ जाइए? फॉलो ऑन एक्शन टेकन रिपोर्ट। अब हम किसको डिस्कस करेंगे? एक्शन टेकन रिपोर्ट। इंटरनल ऑडिटर का काम ऑडिट रिपोर्ट देने से, अपने इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट देने के तक खत्म नहीं होता, उसको टाइम टू टाइम फॉलो करना होता है कि जो उसने इश्यूज बताए थे क्या वो इश्यूज एड्रेस भी हुए हैं या नहीं हुई, क्या वो जो इश्यूज बताए थे क्या वो जो पोस्ट ऑडिट इश्यूज थे क्या उसको मैनेजमेंट एड्रेस भी कर रही है या नहीं करी, जो उसने करेक्टिव एक्शंस बताए थे क्या उनके ऊपर फॉलो ऑन हो रहा है या नहीं हो रहा, क्या वो रिकमेंडेशंस को फॉलो भी कर रही है या नहीं कर रही। तो इस पे क्या लगता है? स्टैंडर्ड्स ऑन इंटरनल ऑडिटिंग 390, मॉनिटरिंग एंड रिपोर्टिंग ऑफ प्रायर ऑडिट इशू। चीफ इंटरनल कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? मॉनिटरिंग एंड रिपोर्टिंग ऑफ प्रायर ऑडिट, पोस्ट ऑडिट इश्यूज, मॉनिटरिंग एंड रिपोर्टिंग ऑफ पोस्ट ऑडिट इश्यूज के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? चीफ इंटरनल ऑडिटर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मॉनिटरिंग एंड रिपोर्टिंग ऑफ पोस्ट ऑडिट इश्यूज। जो भी आपने पहले लास्ट ऑडिट रिपोर्ट में इशू रेज किए थे उसको देखने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? उसको मॉनिटर करने के लिए चीफ इंटरनल ऑडिटर रिस्पॉन्सिबल होगा। चीफ इंटरनल ऑडिटर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मॉनिटरिंग द क्लोजर ऑफ प्रायर ऑडिट इश्यूज थ्रू टाइमली इंप्लीमेंटेशन ऑफ एक्शंस प्लान इंक्लूडेड इन पास्ट ऑडिट रिपोर्ट्स। और ये रिपोर्ट्स, ये मॉनिटरिंग किस फॉर्म में होगी? ये मॉनिटरिंग का फॉर्म क्या होगा? इसको फॉलो किया जाएगा इन द फॉर्म ऑफ एक्शन टेकन रिपोर्ट। क्या बनेगी? एक्शन टेकन रिपोर्ट की मैनेजमेंट ने एक्शंस लिए हैं या नहीं लिए। द मॉनिटरिंग एंड रिपोर्टिंग ऑफ प्रायर ऑडिट इश्यूज, द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इंटरनल ऑडिटर यूजली इन द फॉर्म ऑफ एक्शन टेकन रिपोर्ट। अब पढ़ते हैं मॉनिटरिंग एंड रिपोर्टिंग यूज इन दिस स्टैंडर्ड रेफर्स टू द, आपको पीरियोडिक ट्रैकिंग करनी है ऑफ द इश्यूज रेज ड्यूरिंग द प्रायर ऑडिट एंड इवैल्यूएशन ऑफ करेक्टिव एक्शंस अंडरटेकन बाय द ऑडिटर टू रिजॉल्व देम। और आप रिपोर्ट करोगे अगर कोई ओपन एंड पेंडिंग मैटर है टू द मैनेजमेंट एंड TCWG, एक्शन टेकन रिपोर्ट बनेगी। अब आपको क्या करनी है? पीरियोडिकल ट्रैकिंग करनी है। क्या करनी है? पीरियोडिकल ट्रैकिंग करनी है कि जो आपने प्रायर ऑडिट इश्यूज रेज किए थे क्या उन पे एक्शंस लिए हैं या नहीं लिए, क्या उन रिकमेंडेशंस को फॉलो किया है या नहीं किया, क्या करेक्टिव एक्शंस इंप्लीमेंट किए हैं या नहीं किए, क्या करेक्टिव एक्शंस इंप्लीमेंट किए हैं या नहीं किए, क्या करेक्टिव एक्शंस इंप्लीमेंट किए हैं या नहीं किए। और जो भी ओपन
मैटर्स होंगे, जो भी ओपन एंड पेंडिंग मैटर्स होंगे, जो भी क्या होंगे, ओपन एंड पेंडिंग मैटर्स होंगे, इसको मैनेजमेंट और टीसीडब्ल्यूजी को रिपोर्ट किया जाएगा। इसको मैनेजमेंट, ओपन एंड पेंडिंग मैटर्स को मैनेजमेंट और टीसीडब्ल्यूजी को रिपोर्ट किया जाएगा। अब दो सिचुएशंस निकल कर आएंगी, या तो मैनेजमेंट ने फॉलो अप किया होगा, एक्शंस लिए होंगे, या मैनेजमेंट ने एक्शंस नहीं लिए होंगे। अगर मैनेजमेंट ने एक्शंस नहीं लिए, अगर मैनेजमेंट ने एक्शंस नहीं लिए, रिकमेंडेशंस को फॉलो नहीं किया, अगर मैनेजमेंट ने एक्शंस नहीं लिए, रिकमेंडेशंस को फॉलो नहीं किया, तो आप किसको बताओगे, मैनेजमेंट को बताओगे। फिर भी मैनेजमेंट ऐसा नहीं करती, फिर भी मैनेजमेंट आपकी सजेशंस को फॉलो नहीं करती, तो आपको मैनेजमेंट से क्या पूछने हैं, रीजंस पूछने हैं। और अगर मैनेजमेंट ने एक्शंस ले लिए तो आप पीरियोडिकली रिव्यू करोगे नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ रिकमेंडेशन जिसको इंप्लीमेंट किया है, और जिन इंप्लीमेंटेशंस को, जिन रिकमेंडेशंस को फॉलो नहीं किया, पार्टली या फुली आपको इसकी मैनेजमेंट को रिपोर्ट देनी पड़ेगी। अब पढ़ते हैं, द इंटरनल ऑडिटर शेल रिव्यू फॉलो अप एक्शन इज टेकन बाय द मैनेजमेंट, या तो मैनेजमेंट ने फॉलो अप एक्शन लिए होंगे। इफ नो एक्शन इज टेकन विद इन रीजनेबल टाइम, तो वो मैनेजमेंट को बताएगा, और मैनेजमेंट फिर भी उसकी सजेशंस पे एक्ट नहीं कर रही, उसकी रिकमेंडेशंस को इंप्लीमेंट नहीं कर रही, तो वो मैनेजमेंट से क्या पूछेगा, रीजंस पूछेगा। और अगर मैनेजमेंट ने उसके रिकमेंडेशंस को एक्सेप्ट कर लिया और नेसेसरी एक्शंस ले लिए, तो वो पीरियोडिकली रिव्यू करेगा कि कैसे उन्होंने एक्शंस लिए और कितनी इंप्लीमेंटेशन किया, क्या 100% इंप्लीमेंट किए हैं रिकमेंडेशंस या 80% इंप्लीमेंट किए हैं। अगर उन्होंने 80% इंप्लीमेंट किए हैं, तो जो 20% इंप्लीमेंट नहीं किए, तो वो मैनेजमेंट को ये हाईलाइट करेगा जो रिकमेंडेशंस इंप्लीमेंट नहीं हुई। क्या बोला गया, वो देखेगा क्या मैनेजमेंट ने फॉलो अप एक्शन लिए हैं या फॉलो अप एक्शन नहीं लिए। अगर मैनेजमेंट ने फॉलो अप एक्शंस नहीं लिए, तो वो क्या कहेगा, मैनेजमेंट से रीजंस पूछेगा, बताओ आपने फॉलो अप एक्शंस क्यों नहीं लिए। अगर मैनेजमेंट ने फॉलो अप एक्शंस ले लिए, तो वो पीरियोडिकली रिव्यू करेगा कि मैनेजमेंट ने कैसे एक्शंस लिए हैं और कितने एक्शंस लिए हैं। और अगर कोई रिकमेंडेशंस को फॉलो नहीं किया, तो वो पार्टली या फिर फुली वो मैनेजमेंट को, जो भी एक्शंस मैनेजमेंट ने इंप्लीमेंट नहीं किए, उसको वो मैनेजमेंट और टीसीडब्ल्यूजी को बता देगा। इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट जनरली हम कर चुके हैं, सिर्फ आपको इसको क्या करना है, रीड करना है। क्विकली रीड करते हैं। बेसिस ऑफ इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट, ईच इंटरनल ऑडिटर रिपोर्ट इज प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म्ड एंड द एविडेंसेस गैदर्ड एंड द एनालिसिस ऑफ एविडेंस गैदर्ड। रिपोर्ट कैसे बनाई जाएगी, ऑन द बेसिस ऑफ प्रोसीजर परफॉर्म्ड एंड द एविडेंसेस गैदर्ड। और उसके बाद वो प्रायोरिटाइज करेगा मैटर्स टू बी रिपोर्टेड, जो मैटर ज्यादा सिग्निफिकेंस होंगे, जो भी उसकी ऑब्जर्वेशंस होंगी, जो ज्यादा सिग्निफिकेंस होगी, उसको वो प्रायोरिटाइज करेगा कि कौन सी रिपोर्ट को देना है, कौन सी रिपोर्ट को पहले देना है, कौन सी रिपोर्ट को बाद में देना है। तो सिग्निफिकेंस ऑफ द ऑब्जर्वेशंस के बेस पे वो प्रायोरिटाइज करेगा द मैटर्स टू बी रिपोर्टेड। और वो फैक्ट बताएगा दैट द ऑडिट हैज बीन कंडक्टेड इन अकॉर्डेंस विद स्टैंडर्ड्स ऑन इंटरनल ऑडिटिंग। कंटेंट ऑफ एंड फॉर्मेट ऑफ इंटरनल ऑडिटर का कोई प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट नहीं है, ये प्रोफेशनल जजमेंट पे डिपेंड करेगा कि कंटेंट ऑफ रिपोर्ट क्या होगा, किस पे डिपेंड करेगा, प्रोफेशनल जजमेंट पे डिपेंड करेगा। और अगर उसने कोई भी लेवल ऑफ एश्योरेंस प्रोवाइड किया है, तो उस पे लगेगा स्टैंडर्ड्स ऑन इंटरनल ऑडिटिंग। और अगर वो एश्योरेंस प्रोवाइड कर रहा है, तो उसको डॉक्यूमेंट करना पड़ेगा। क्या क्या डॉक्यूमेंट करना पड़ेगा, कॉपीज ऑफ ड्राफ्ट एंड फाइनल ऑडिट रिपोर्ट्स, कॉपीज ऑफ ड्राफ्ट एंड फाइनल ऑडिट रिपोर्ट एंड मैनेजमेंट एक्शन प्लान्स, मतलब एक्शन टेकन रिपोर्ट। मैनेजमेंट एक्शन प्लान मे बी काउंटर साइंड बाय द रिस्पेक्टिव मैनेजमेंट पर्सनल, तो उसको ये डॉक्यूमेंट करना पड़ेगा। इसको एक बार क्या कर लेना, रीड कर लेना। ये आपकी खत्म हो गई अमेंडमेंट किसकी, इंटरनल ऑडिटर, इंटरनल ऑडिट की। किसकी खत्म होगी, इंटरनल ऑडिट की। अब ये पार्ट 1 में हम यहीं तक की अमेंडमेंट्स करेंगे और पार्ट 2 में हम रिमेनिंग चैप्टर्स की अमेंडमेंट कवर ऑन करेंगे। जय हिंद, जय भारत।